तो दोस्तों और कल्टीवेटर इन मैजिक वर्ल्ड के इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि डार्क वो कमरा बंद कर कर बाहर चला जाता है और उसका जो पिता होता है वो गोल्ड ड्रैगन वो मन में सोचता है कि आखिर उसने अचानक से अपना एटीट्यूड ऐसे कैसे बदल लिया यार। और एक सेकंड रुको और अचानक से दिल में परिवर्तन होना और उसको अचानक से कुछ काम आ गया और वो मन में सोचने लगता है क्या उसको कोई गर्लफ्रेंड मिल गई क्या, और क्या वो बेमरेड वो लाल ड्रैगन है या फिर एक मर्द या औरत या फिर एक ड्रैगन, आखिर कौन है और क्या फिर इस कैसल का ही कोई है क्या। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिन पर मुझे शक है और क्या मुझे उसको फॉलो करना चाहिए, नहीं नहीं नहीं। और उस पर भरोसा कर कर उसका इंतजार करना ही एक पिता का फर्ज है। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि वो याद कर रहा होता है कि जैसे डार्क ने उससे कहा होता है कि डैड और सॉरी मैंने आपको मिस किया, और ऐसा डार्क ने कभी नहीं बोला लेकिन ये इसको ऐसे ही पता नहीं क्या ही है, इसको याददाश्त थोड़ी बिगड़ चुकी है जैसे। और वो ड्रैगन कहता चलो मैंने उसकी वो साइड देखी है तो ये अच्छी बात है और वो कितना क्यूट है, और आखिर कौन है जो कि मेरे क्यूट से डार्क को मुझसे छीनना चाहता है। आगे हम चेहरा के कैसल का सीन देखते हैं जहाँ पर कि डार्क एक ड्वार्फ के पास में आता है और ड्वार्फ कहता है आखिर तुम अचानक से मुझे एक तलवार फिक्स करने के लिए क्यों बोल रहे हो। डार्क कहता है कि ये एक बस एक क्रैक है तो क्या तुम इसको फिक्स कर सकते हो। और ड्वार्फ कहता क्या और ये तलवार, और आखिर तुमने ऐसा क्या किया कि एक ड्रैगन की हड्डी पर ही क्रैक आ गया, और ये ज्यादा बेहतर नहीं रहेगा कि तुम अपने पिताजी से एक और हड्डी मांग लो। डार्क कहता कि मैं तुमसे इसलिए पूछ रहा क्योंकि वो करूंगा तो बहुत प्रॉब्लम होगी और तुम इसको फिक्स कर सकते हो कि नहीं, बस मुझे इतना बताओ। तो ड्वार्फ कहता कि मैं इसको फिक्स कर सकता हूँ और 1 मिनट। और ड्वार्फ उस तलवार पर हाथ लगाता और कहता कि 1 मिनट, और अगर इस तलवार पर इम्पैक्ट आएगा तो इससे इसकी ड्यूरेबिलिटी और टिकाऊपन खराब हो जाएगा और इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये तुरंत जादू को एक्टिव कर देगा, और मुझे पता नहीं कि आखिर इस पर किस तरह का जादू है। डार्क कहता है क्या तुम बस इसको छूकर ये सब बता सके। डार्क कहता है कि ये कुछ भी नहीं है, और जब हम लोग अलग अलग गहने और मेटल वगैरह देख रहे होते हैं माना के अंदर और एकदम काले अंधेरे के अंदर हम इसको बस हाथों से छूकर पता कर सकते हैं, लेकिन मुझे उस जादू का पता नहीं है और मैं इस तलवार को तो बचा सकता हूँ लेकिन मैं इस जादू को इस तलवार पर नहीं रख पाऊंगा, तो क्या ये चलेगा। और डार्क मन में सोच रहा होता है जो कि उस जादूगरनी ने कहा होता है कि हेल फायर, और वो एक 8 सर्कल का बेस्ट जादू है। डार्क कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता और मुझे ऐसी कोई ताकत वगैरह चाहिए नहीं जिसको मैं कंट्रोल ना कर सकूं, और वैसे थोड़ा बहुत मुझे बेकार लग रहा है लेकिन चलो। डार्क कहता है ठीक है, और इसी के साथ में वो तलवार को उधर आग के पास में ले जाता है। डार्क कहता है 1 मिनट, और क्या तुम इसके तलवार के वो हैंडल को नहीं हटाने वाले। तो ड्वार्फ कहता है कि जो ये कोबलेटर जो मेटल है ये इतनी सी गर्मी से इस पर कुछ इफेक्ट नहीं होगा। डार्क कहता है 1 मिनट ये गर्म नहीं है। तो ड्वार्फ कहता है कि ये बस थोड़ा बहुत गर्म है, इतना भी नहीं। डार्क कहता है कि एक ड्रैगन की हड्डी वो 8 साइकिल के फायर मैजिक के सामने टिक सकती है, तो क्या बस इतनी सी गर्मी में वो टिक पाएगी। तो ड्वार्फ कहता है कि मैं ड्रैगन की हड्डी को रिफाइन नहीं कर रहा हूँ, मुझे बस इसको जगाना है। डार्क कहता है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है जगाना। ड्वार्फ कहता है कि इसके अंदर एक बहुत ही ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन है जो कि नॉर्मली नहीं रह सकती, और क्या तुमने कभी बेलोस के बारे में सुना है। डार्क कहता कि हाँ मैंने ये एक लोहार से सुना था जो कि जिसके वहाँ की मैं पहले मेरी दुनिया में था, और मैंने सुना था कि जो एक वो लोहार इस्तेमाल करते हैं हवा देने के लिए ताकि आग तेज हो जाए। और ड्वार्फ कहता कि हाँ लेकिन जैसा तुमने कहा और ड्रैगन की बॉन इस तरह की आग में कभी नहीं पिघलेगी, और लेकिन जो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन है जो कि आग के अंदर है और वो ड्रैगन के माना को जगा देगा जो कि इस तलवार के अंदर है। तो इसलिए दूसरे मेटल या फिर गहने की तरह नहीं, लेकिन जो माना है वो ड्रैगन की हड्डी में बिल्कुल अलग ही है उसके नेचर से, और ऐसा इसलिए क्योंकि ड्रैगन अपने खुद के तरीके से माना को लाते हैं। डार्क कहता है हाँ ड्रैगन का माना। आगे हम देखते हैं कि डार्क एक फ्लैशबैक याद करने लगता है जहां पर कि एक लोहार कहता है कि प्लीज और अपनी चीख को इस ब्लैक स्टील के अंदर डालिए। डार्क कहता है 1 मिनट और मेरी चीख को, और मैं पूछना चाहूंगा आखिर क्यों। तो वो लोहार बताता है कि तुम्हारी जो ची है उससे तुम्हारे कैरेक्टर का पता चलता है और हर वॉरियर का कैरेक्टर अलग होता है, और अगर तुम अपनी तलवार के अंदर अपनी ची डालोगे तो ये तलवार तुम्हारे लिए बेस्ट बनेगी, और ये बहुत ही ज्यादा जो जितना ज्यादा डेमोनिक बीइंग खतरनाक होगा उतनी ही ज्यादा महान उसकी तलवार होगी, और मैं पक्का कह सकता हूँ कि जो तुम्हारी डेमोनिक स्वॉर्ड बनेगी तुम उससे खुश हो जाओगे। और थोड़े टाइम बाद में लोहार अपने घुटने पर बैठते हुए कहता कि ये तलवार ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फेलियर है और प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। डार्क उस तलवार को हाथ में लेता हुआ कहता कि ये फेलियर है और मुझे तो सच में पसंद आई। वो लोहार कहता है कि मैं एक ऐसी डेमोनिक स्वॉर्ड बनाना चाहता था जो कि हमारे कल्ट के इतिहास में याद रहे, लेकिन ना ही ये डेमोनिक स्वॉर्ड है ना ही डिवाइन स्वॉर्ड, और ये तो उनके बीच की ही कोई चीज है। और इसी के साथ में डार्क अपनी तलवार को ऐसे चलाता है और उसमें से एक स्लैश मारता है। लोहार वो देखते हो कि तो आखिर ये कैसे हुआ। डार्क कहता है दिखने में अच्छा लग रहा है नहीं। लोहार कहता है ओह, और लगता है कि इस तलवार के अंदर दोनों डेमोनिक और डिवाइन एनर्जी है एक ही समय पर, और मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है, और लगता है कि तुम्हारी जो अंदर की एनर्जी है वो डेमोनिक और ऑर्थोडॉक्स एनर्जी का मिक्सचर है। डार्क कहता है कि हाँ, और मैंने ये दोनों ही डेमोनिक और अच्छे डिवाइन वाली एनर्जी सीखी है और उन दोनों को ही मिला दिया है। और इसी के साथ में डार्क अभी मन में सोच रहा था ओह, तो इसका मतलब कि इस तलवार के अंदर मेरे पिताजी के अंदर की ची है। और आगे हम देखते हैं कि वो ड्वार्फ कहता चलो और मैंने इसको सक्सेसफुली जगा दिया
और अब अगला काम है। और जैसे वो तलवार पर हाथ लगाता है, डार्क कहता तुम क्या कर रहे हो, और ड्वार्फ का हाथ जलने लगता है और कहता अब जब इस बंदे का माना जाग चुका और हमें इसकी पर्सनालिटी का पता करना है, और लगता है कि ये इसके मास्टर की ही पर्सनालिटी है जैसा है, बहुत ही ज्यादा बेकार और गुस्सेल। और इसी के साथ में वो एक हथौड़ा लेता है और उस तलवार पर मारता है और वो क्रैक फिक्स हो जाता है और कहता मुझे पसंद आया। और तभी डार्क उसके ऊपर पानी डालता और कहता तुम ठीक तो हो ना, और ड्वार्फ के हाथ में वो जल चुका होता है और ड्वार्फ कहता बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और मुझे छुओ मत। और ऐसा कहा जाता है कि मेरे जो पूर्वज थे वो उन लोगों ने कभी भी इस तरह की चीजों को अपने हाथों से पकड़ा तो भी जले नहीं थे, और लगता है कि मुझे अभी भी बहुत सीखना है। डार्क कहता है कि नहीं यार तुम ये कर सकते हो राइट। और इसी के साथ में उसकी अंगूठी के अंदर से कुछ एनर्जी निकलती है और ड्वार्फ का हाथ फिक्स हो जाता है। ड्वार्फ कहता है कि वाह, और तुम्हारे पास में सच में सारे स्किल्स है नहीं, और अब मैं पूरा ठीक हो चुका हूँ। डार्क कहता है कि इतनी लापरवाही मत करना अपनी बॉडी के साथ में, और तुम मेरे हो, तुम्हें चोट नहीं लगनी चाहिए। और ड्वार्फ कहता है ठीक है, तो ये चीज मैं हमेशा याद रखूंगा। इसी के साथ में हम देखते हैं कि कहीं पर जब वो ब्लू कलर का टाइटन ने वो ट्रूविया के राजा को मार दिया होता है, और बाद में सिडमन ने जाकर उस ब्लू कलर के नाइट को मारकर उसका सिर काट दिया होता है। और हम देखते हैं कि अभी का सीन जहाँ पर कि एक डब्बे के अंदर उस बंदे का सिर होता है, और जो ट्रूविया के राजा का बेटा होता है मतलब कि राजकुमार, वो कहता है कि हाँ, और पिताजी की मौत का बदला ले लिया गया, हाँ लेकिन इतना काफी नहीं, और ट्रूविया का अभी बदला लिया नहीं गया। और सबसे पहले आखिर हमें किससे बदला लेना चाहिए, ये कोरिंथ है या कैराटूस है। तो सिडमन कहता है कि बदला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। राजकुमार कहता है आखिर तुम क्या बोल रहे हो, और आखिर तुम्हारा मतलब क्या, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सिडमन कहता है कि बदला वो तो बस एक प्रोसेस का हिस्सा है, और हमें जो चीज असली में चाहिए वो है कि हमारा ट्रूविया वापस अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। और हम लोग ड्यूक डार्क रोनेज की इसीलिए तो मदद कर रहे, और हम लोग इस कैराटूस की जीत के लिए लड़ रहे। और इसी के साथ में वो राजकुमार भी मुस्कुराता और कहता है कि हाँ। आगे हम देखते हैं कि कहीं पर वो तोजीर का जो एक चेला होता है वो अपने कुछ डॉक्यूमेंट लेकर जा रहा होता है। सिडमन कहता क्या तुम ये अकेले उठा रहे हो, तो वो जादूगर कहता लॉर्ड सिडमन आखिर आप कैसे हो। और सिडमन कहता कि हाँ, और आखिर तुम्हारे जितने भी साथी मैजिशियन है वो कहाँ पर गए, और मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तो वो जादूगर कहता थैंक यू। और सारे हमारे जो जादूगर है उन सभी लोगों को एक टाइटन के एक्सियन मतलब कि कोर के प्रोडक्शन के लिए बुलाया गया, तो अभी कुछ ज्यादा मदद करने के लिए है नहीं। सिडमन कहता ओह, और तुम्हारी मेहनत के लिए शुक्रिया। वो जादूगर कहता ये पहली बार नहीं है और यहाँ पर इतने सारे लोग भी नहीं है। सिडमन कहता अब जब मैं इसके बारे में सोचता तो मैंने कभी भी ये एक टाइटन के कोर को बनते हुए नहीं देखा है, और क्या मैं भी वो देख सकता हूँ। तो वो जादूगर कहता है कि तुम एक नाइट हो जो कि माना इस्तेमाल करते हो, और ये नेचुरल है कि तुम भी ये देखना चाहोगे नहीं। और चलो मैं अभी उधर ही जा रहा तो साथ में चलते हैं, और तुम्हें वो दिखाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। हम देखते कि सिडमन जब वो देखता है तो वहां पर वो जो एक हॉल जैसा नजारा होता है, सिडमन वो देखता है और मन में सोचता है मैं पक्का कह सकता हूँ कि ये वो जगह है। और उसको फ्लैशबैक याद आता है जो हमने शुरू के चैप्टर्स में देखा होता है, जहाँ पर कि एक प्रीस्टेस आती है और कहती है कि भविष्यवाणी बताई गई है। और ये सबसे पहले तो ड्रैगन के दिल के बारे में, और दूसरा है कि वो श्रापित जादूगर जिसने कि श्राप दिया डार्क को, और उसमें जो उनको दो तस्वीरें दिखाई जाती है। और सिडमन कहता कि ये जो भविष्यवाणी जगह है वो यही थी। और वो जादूगर कहता कि यहाँ का वातावरण थोड़ा अजीब है राइट, और चिंता मत करो, ऐसा तो है नहीं कि हम किसी डेमोनिक गॉड को बुला रहे वगैरह। और सिडमन मन में सोचता डेमोनिक गॉड, और हाँ पक्का, और ये जरूर एक डीमन के ही शेप था। और अचानक से उसको वो डार्क का टाइटन याद आता है और वो कुछ नहीं बोलता। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी यही सिडमन बोल रहा होता है कि डेरन, और जहां तक बात रही वो ड्यूक डार्क रोनियर के टाइटन के बारे में, जादूगर कहता सॉरी, सिडमन कहता आखिर उसका ओरिजिनली कलर क्या था। तो वो जादूगर कहता कि वो अजूर नाइट राइट, और जैसा कि तुम्हें नाम से पता चल रहा होगा इसका कलर पहले ब्लू था। और सिडमन बाद में हम देखते हैं कि सीढ़ियों से नीचे उतरता है और मन में सोचता है एक मिनट, क्या वो ड्रैगन के दिल का इस्तेमाल कर बनाया गया था क्या। और उसको वही राजकुमार की बात याद आती है कि हमें कोरिंथ से बदला लेना या कैराटूस से। और हम देखते हैं कि सिडमन को वो टाइटन याद आ रहा होता है और वो कहता है कि हमें कैराटूस से बदला लेना है, मतलब कि जहां पर डार्क काम कर रहा है। आगे हम देखते हैं कि एक जगह पर डार्क बैठा होता है और एक बंदा आता है कहता है कि अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो हमारा देश है अभी जो कैरानोसा की तरफ जा रहा है, और आर्गोन एम्पायर ने अभी इस जगह पर हमला किया है हमारे चेहरा की तरफ, और हमारे पास में कोई नॉन अग्रेशन पैक्ट नहीं है, तो वो लोग हम पर कभी भी इधर हमला करने आ सकते हैं। और जो चेहरा की अभी फोर्स है यहाँ पर वो बस छोटे मोटे रॉयल नाइट ऑर्डर और ऐसे सिपाही है, और प्रिस्ट रोनिर वो सबसे आगे, और हमारा जो फायर हैमर है मतलब कि ड्वार्फ वो तो किले की दीवारों को रिपेयर कर रहा है, लेकिन अभी हमारा देश बहुत कमजोर है। डार्क कहता और सेकंड रॉयल नाइट के अंदर तो काफी सारे सिपाही ना जो बहुत ज्यादा ताकतवर हो रहे नहीं। तो दूसरा सिपाही कहता तुम बोल रहे कि वो लोग जो कि अभी ग्रेजुएट बनने वाले हैं। डार्क कहता कि हाँ, और इतने ज्यादा अच्छे इंस्ट्रक्टर के साथ में तो अभी बहुत सारे लोग ग्रेजुएट बन चुके होंगे नहीं। तो दूसरा बंदा कहता है कि स्कार और सिल्वियर वो उनको एक मैसेज देना तुम्हें। और हम देखते हैं कि सिल्वियर कहता है कि यहाँ पर उन सभी लोगों को एक असली लड़ाई में ले जाना होगा। डार्क कहता है असली लड़ाई, तुम बोल रहे हो कि उनमें से अभी तक कोई भी ग्रेजुएट नहीं बना है। सिल्वियर कहता है इसीलिए तो मैं ये बोल रहा हूँ, और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि वो सबसे ज्यादा आगे वाले पॉइंट तक पहुंच चुके हैं जहां तक कि वो ट्रेनिंग से पहुंच सकते थे।
और अब उन लोगों को असली ट्रेनिंग करनी होगी, मतलब कि असली लड़ाई लड़नी होगी ताकि वो ग्रेजुएट बन सके। डार्क कहता क्या तुम्हें भी यही लगता है? स्कार कहता कि यस योर हाइनेस। डार्क कहता ठीक है चलो, और मुझे लगता तो है नहीं कि मेरे जो मर्सिनरी वाले दोस्त थे उनको असली एक्सपीरियंस की कमी होगी, लेकिन फिर भी आखिर उनको किस लेवल पर वो एक्सपीरियंस मिला वो अलग हो सकता है। और ठीक है, मैं उन सभी लोगों को वहां पर अपने साथ में लेकर जाऊंगा, और तुम्हें अभी 1 और साल तक अच्छे से काम करना होगा स्कार। स्कार कहता 1 और साल? डार्क कहता कि हाँ, और आखिर तुम्हें क्या लगता है कि हमारी करुमा के साथ में वो साथ ही मतलब कि दोस्ती कब तक टिकेगी? और ये लास्ट 1 साल तक टिकेगी। और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी तलवारबाजी की टेक्निक को एकदम अच्छे से रिफाइन करो। और तुमने भी वो ड्रैगन के शिकार के समय पर देखा था ना, और तुम्हें काफी ज्यादा अभी ट्रेन करना होगा अगर तुम उनके वो करुमा के येलो टाइटन से लड़ना चाहते हो। तो स्कार कहता ठीक है योर हाइनेस। आगे डार्क कहता इसके कारण मैं सोच रहा हूँ कि तुम दोनों ही लोगों को यहाँ पर हम कैरेरन की बैटल में भेजते, तुम्हें क्या लगता है? और इसी के साथ में हम देखते कि उसके मर्सिनरी दोस्त वहां पर आ चुके होते, और कैप्टन कहता थैंक यू यार, और मुझे लग रहा था कि मेरी बॉडी तो बस ट्रेनिंग से ही मर जाएगी पूरा दिन। और इसी के साथ में वो सभी लोग ऐसे बात कर रहे थे जो मैं स्किप कर रहा हूँ, और हम देखते कि किसी एक जगह पर जहाँ पर कि बहुत सारे कुछ लोग मरे पड़े होते, टाइटन भी टूटे होते, और कोई कहता क्या तुमने क्लीनअप से निपट लिया? तो दूसरा बंदा कहता कि हाँ, और हमने ऑलमोस्ट ये काम कर ही दिया है, और योर एक्सीलेंसी। और हम देखते हैं कि यहाँ पर डेमियन होता है। डेमियन कहता चलो, और लगता है कि जिस तरह से यहाँ पर लेटेस्ट टाइटन के मॉडल अभी तक भेजे नहीं गए, तो करुमा को ऐसा लग रहा है कि हम लोग अभी इतने भी ज्यादा कुछ उनके प्रॉब्लम नहीं बनेगा। नहीं, दूसरा बंदा कहता मुझे लगता है कि वो लोग अपने अगले मूव की तैयारी कर रहे हैं, और यहाँ पर 10 से भी ज्यादा जगह जहाँ पर कि उनके टाइटन गए थे और हमने उनको डिस्ट्रॉय कर दिया है। और हम देखते हैं कि डेमियन अचानक से नीचे गिरने लगता है, क्योंकि वो बहुत समय से काम किया जा रहा है और उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल भी आ चुके होते। एक दूसरा बंदा उसको पकड़ते हुए कहता है योर एक्सीलेंसी, आप ठीक तो हो ना? और आप बिना सोए और कुछ भी काम किए यहाँ पर लगातार अपने आप को पुश कर रहे हो, और आपको इधर ये छोटी मोटी गोरिल्ला वॉर में पड़ने की जरूरत नहीं है। डेमियन कहता शट अप और मैजिक सर्कल खोलो, और अगर तुम ऐसे बकवास करते रहो तो मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। तो वो बंदा कहता ठीक है सर। और इसी के साथ में वो लोग वहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं, और हम कहीं और का सीन देखते हैं जहां पर कि मिनर्वा को रिपोर्ट की जा रही होती है कि यहाँ पर जो हारे हुए सिपाही उनकी रिपोर्ट है, और अलग अलग वो रिपोर्ट दे रहा होता है कि इतने सारे लोग हार चुके वगैरह वगैरह। और मिनर्वा कहता आखिर तुम्हारा क्या मतलब है? और दूसरा बेरोन जिसको कि वहां पर भेजा गया था उसका क्या? तो बोलता कि वो भी मारेगा, और इसी तरह से बहुत देर तक वो बातें चल ही रही होती है। वो लोग बता रहे होते कि हम लोग एक कोरिंथ के टाइटन से निपट नहीं पा रहे क्योंकि वो लोग छुप छुप कर हमला कर रहे और भाग जा रहे। और मिनर्वा मन में सोच रहे होते कि अभी लुएन के खोने के कारण हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, और यहाँ तक कि टेरन जो कि ग्रेजुएट में सबसे बेस्ट था वो भी मारा गया है। और वो कहती है कि एडजुजन, और अभी हमारे आर्थर और शेरन का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया। तो दूसरा बंदा कहता है कि हाँ ऑलमोस्ट हो चुका है। मिनर्वा मन में सोचती अब जब टेरन मर चुका है तो वही 2 लोग बचे जो कि ड्रैगन स्लेयर है। और आगे कहते ठीक है चलो, और सबसे पहले हमारी एक एंटीगोन बनाने के लिए तीसरा बैच तैयार करो। और दूसरा बंदा कहता ठीक है योर हाइनेस, और मैं ये मैसेज अभी तुरंत भेज दूंगा। और मिनर्वा कहते ठीक है, और सभी लोग शांत हो जाओ, और जब तक कि कोरिंथ की मेन फोर्स जिंदा है तो हमें सबसे पहले उनके लिए तैयारी करनी होगी। और ड्यूक ग्रीनलैंड से कांटेक्ट करो, और बाद में उससे कहो कि जितने भी कैप्चर किए हुए टाइटन है उनका इस्तेमाल करे और एंड्रोपिन्स बनाए। तो एक एल्फ कहता है कि योर हाइनेस, और हमारी मेन फोर्स की जो देश है उसके अनुसार हमें गोल्डियन ही बनानी चाहिए, और अगर हम लोग एंड्रोपिन्स बनाएंगे तो हमें कम से कम डबल समय लगेगा उनको बनाने में। और अगर हम लोग नॉर्मल वाले टाइटन बनाए जैसा कि हमने प्लान किया था, मिनर्वा कहती वो बात नहीं है। और क्या तुमने हमारी कोरिंथ की लड़ाई से इस बार कुछ समझा नहीं क्या? और कोरिंथ के नाइट हमसे ज्यादा ताकतवर है, और हमें हमारे टाइटन की क्वालिटी को बढ़ाना होगा अगर हम चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं। और आगे वो कहती टुबलन, और आखिर हमने जो राजा से रिक्वेस्ट की थी उसके बारे में क्या हुआ? तो बंदा कहता है कि उसके लिए मना कर दिया गया है, और उसका वो डिसीजन था कि ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है कि हम लोग अपने जो कब्जा किए गए हैं उन इलाकों को ऐसे छोड़ दे। और मिनर्वा कहते अरे नहीं, और अब हम जब जीत चुके तो हमें कोरिंथ से जल्द शांति समझौता करना होगा। और आखिर एक धरती का ये हिस्सा काम का ही क्या अगर हम लोग उसको इस्तेमाल ही ना कर पाए, और हमारा दुश्मन अब कोरिंथ नहीं है। तो दूसरा बंदा कहता क्या? मैं समझ नहीं रहा आखिर आप क्या कहना चाहते हो? मिनर्वा कहते कि ये केराटूस है, और जब केराटूस के जो नाइट ऑर्डर है वो उस लड़की की ताकत के साथ में सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन हमें कुछ भी करना होगा और इस केराटूस को पूरा खत्म करना होगा। और आगे हम देखते हैं कि कहीं पर डार्क थूक रहा होता है, कहता थू थू थू, और ये सच में बहुत ही ज्यादा नमकीन है। ड्रैगन कहता है कि कोई ऐसा जिसका कि इलाका समंदर के पास में, और तुम्हें ये नहीं पता था क्या? और समंदर का पानी नेचुरली खारा ही होता है, और इसलिए नमक बनाने के लिए लोग इसको लेते हैं और वो पानी को भाप बना देते हैं। डार्क कहता है कि देखने से तो ये येलो रिवर, यांगटेन रिवर और ऐसी नदियों से अलग नहीं है, और इसका कलर भी ब्लू था। और ड्रैगन कहता हाँ, और ये ज्यादातर जो तुमने चीजें बनाई वो मुझे पता नहीं है यार जो तुम बोल रहे हो, लेकिन यहाँ पर कुछ समय आते जब तुम जो भी बोलते हो मुझे कभी कुछ समझ ही नहीं आता है। और डार्क अपनी दुनिया की बातें कर रहा होता है तब। और आगे डार्क कहता अब जब तुम इसके बारे में बोल रहे हो तो मैंने प्रीस्ट रोनिस से सुना था कि एक समंदर के अंदर एक ड्रैगन है जो कि सुबाशी के तरफ रहता है, और
लगता है कि ड्रैगन समंदर में रह सकते हैं, राइट? और वो गोल्ड ड्रैगन कहता है कि और तुम उस जूबोट एरिया के बारे में बात कर रहे हो, और वो एक सिल्वर ड्रैगन है जो कि एक नंबर का पावर्ट है और इंसानी औरतों के पीछे पागल है। डार्क कहता है कि सिल्वर ड्रैगन। ड्रैगन कहता है कि हाँ, और वो पानी पर राज करता है, और सिल्वर ड्रैगन यहाँ पर नयाड को समन भी कर सकता है। डार्क कहता है नयाड, तो क्या वो नयाड से ज्यादा ताकतवर है? तो गोल्ड ड्रैगन कहता है कि हाँ, और मुझे लगता है कि मुझे अब तुम्हें हमारे ड्रैगन और स्पिरिट किंग के बीच की रिलेशनशिप को समझाना पड़ेगा, राइट? और ड्रैगन को ऐसा कहा जाता है कि वो सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को बुला सकते हैं, और जो सिल्वर ड्रैगन होते हैं वो पानी, लाल आग, ब्लू बिजली, और जो हरे होते हैं वो धरती, और सबसे ज्यादा ड्रैगन्स के बीच में जो सबसे समझदार होते हैं वो गोल्ड, और उनके पास में हवा की एनर्जी होती है। डार्क कहता है तुमने जो एक्सप्लेन किया है वो थोड़ा मुझे एक तरफा लग रहा है। तो ड्रैगन कहता है ये सब तुम्हारे सिर में ही है, लेकिन जो स्पिरिट किंग खुद होता है वो ड्रैगन से कई गुना ज्यादा ताकतवर होता है। डार्क कहता है तुमसे भी ताकतवर। तो ड्रैगन कहता है कि हाँ, और भले मैं कितना भी ताकतवर हूँ लेकिन मैं स्पिरिट किंग को नहीं हरा सकता, और ये ऐसा है जैसे कि एक प्रकृति का नियम समझ लो। डार्क कहता है लेकिन वो मेरे हाथों से हार गया था और भाग गया था। तो ड्रैगन कहता है कि एक स्पिरिट किंग उसकी बहुत बड़ी कमजोरी है, और तुम एक तरह से इसको कमजोरी से ज्यादा लिमिट कह सकते हो, कि वो अपनी सारी जो एबिलिटी है वो स्पिरिट वर्ल्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो दूसरे डायमेंशन में बस अपने ताकत का 10वां हिस्सा ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके सिवाय जो स्पिरिट किंग तुमसे लड़ रहा था वो तो तुम्हारे खुद के डायमेंशन में था, मतलब कि वो अपनी ताकत का 100वां हिस्सा भी इस्तेमाल नहीं कर सकता था। और उस दिन के कारण तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ी तबाही आने वाली है, और मुझे उम्मीद है कि तुम उसको सह पाओगे। और ईमानदारी से को तो मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। और इसी के साथ हमारा ये जब डेमियन कहीं पर भागता हुआ जा रहा होता है और कहता है जेम्स, तो जेम्स वहां पर एक जगह पर बैठा होता है और कहता तुम यहाँ पर आ गए। डेमियन कहता है ये फैक्ट कि तुम्हारे पिताजी ड्यूक वेंसिलेयर्ड मर चुके हैं, क्या ये बात सच है? तो जेम्स कहता है कि लगता है कि तुम बहुत ज्यादा जल्दबाज में आए हो। और डेमियन कहता है 1 मिनट, और तुमने तो कहा था ना कि ट्रीटमेंट सक्सेसफुल था। तो जेम्स कहता है कि चलो दरवाजा बंद करो और पहले नीचे बैठो और एक ड्रिंक पीते हैं। और इसी के साथ में डेमियन दरवाजा बंद कर कर बैठता है। तो जेम्स कहता है वो अभी तक जिंदा है। और डेमियन कहता है क्या? और जेम्स कहता है शांत हो जाओ, और क्या तुम अपनी आवाज कम नहीं रख सकते? और पब्लिक के अनुसार, जो पब्लिक में न्यूज फैलाई गई उसके अनुसार वो मर चुका है। डेमियन कहता है ताकि तुम दुश्मन को बेवकूफ बना सको। तो जेम्स कहता नहीं, ये हमारे साथियों को बेवकूफ बनाने के लिए, और जो बेवकूफ एम्परर है उन्होंने उसको एक सजा दी थी। और जब उसने ऐसा कहा था कि मेरे पिताजी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले उसके हार के लिए, और उसने कहा था कि मेरे पिताजी जल्द से जल्द कैपिटल में आ जाए, और ऑफ कोर्स तुम्हें अंदाजा होगा कि उसको क्या सजा मिली होगी। डेमियन कहता है मुझे लगता है कि शायद सिर काट दिया गया होगा। और 1 मिनट, क्या सच में ये सब कुछ उस ड्यूक ग्रोचेस के कारण हुआ होगा? वो चालाक लोमड़ी कहेगा और ये ऑब्वियस है। जेम्स कहता कि हाँ, और जब ड्यूक ग्रोचेस वहां पर मेरे पिताजी को बचाने के लिए वहां पर कैसल की तरफ भागे थे तो उसको मीटिंग और इंटरव्यू तक के लिए अंदर नहीं जाने दिया गया था। तो डेमियन कहता तो तुम बोल रहे हो कि हमारे जो योहाइनेस है कि चेरी, और तुमने कहा कि वो ऐसे ऑर्डर को फॉलो कर रहे थे। जेम्स कहता है कि भले ही राजा कितना भी गलत क्यों ना हो, लेकिन मेरे पिताजी कैसल में चले गए ये बोलते हैं कि जब तक कि वो नाइट है उसको उसके ऑर्डर को फॉलो करना ही होगा। और तुम्हें पता नहीं होगा कि आखिर मैंने उनको रोकने की कितनी ज्यादा मुश्किल से कोशिश की यार। और डेमियन कहता है हाँ मुझे पता है, और तुम्हारे चेहरे को देखकर ही लग रहा है कि वो तुम्हारी बात कभी सुन ही नहीं सकते थे, और ड्यूक रोचेस्टर और उन्होंने भी उसको रोकने की कोशिश की होगी। जेम्स कहता है कि हाँ, और अंदर के लोगों को ऐसा बताया जा रहा है जैसे कि उसने आत्महत्या कर ली है, लेकिन बाहर की दुनिया को ऐसा बताया जा रहा है कि वो चोट लगने के कारण मारा गया है। डेमियन कहता आखिर उसकी लाश का क्या? जेम्स कहता क्योंकि वो एक बहुत ही ज्यादा गर्वशाली सिपाही था, तो कोई भी यहाँ पर उसके बॉडी की पहचान करने के लिए नहीं आया, लेकिन फिर भी मैंने एक क्रिमिनल को ढूंढा जो कि मेरे पिताजी की बॉडी जैसे उसकी शेप था, और बाद में जादूगर से बोलकर उसका चेहरा बदलवा दिया। डेमियन कहता आखिर तुम्हारे पिताजी कहाँ गए? जेम्स कहता मुझे पता नहीं, और तुम्हें तो पता ही है उनकी पर्सनालिटी। और उसने कहा था कि वो एक गुनहगार है जो कि लड़ाई को हार चुका है और बिना किसी बॉडीगार्ड के अपनी जगह से गायब हो गया। और हम देखते कि वो लोग शराब पी रहे होते, और डेमियन कहता कि मैं हमेशा तुम्हारे पिता को बहुत ज्यादा ताकतवर और उनको सबसे अपना हीरो मानता था, और जैसे एक असली नाइट से उम्मीद थी, और एक महान मार्शल आर्टिस्ट जो कि इस इतिहास से अब गायब हो चुका है। जेम्स कहता तुम्हारा मतलब कि 2 मार्शल आर्टिस्ट, तुम्हारी माँ भी तो उसमें थी जो कि अंत तक एक महान नाइट थी, और इसी के साथ में दोनों चीयर्स करते। हम देखते कि कहीं पर ड्यूक रॉबिन्स की होते और वो कहते अरे यार, और ये गोरिल्ला वॉरफायर का तो कोई अंत ही नहीं हो रहा है। और दूसरा बंदा कहता कि हाँ, और सप्लाई का रास्ता मेंटेन करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, आगे बढ़ने से भी ज्यादा। और भले हमें लोगों को अपना एडवांस कम करना पड़े, लेकिन और धीरे भले जाए, लेकिन ये पक्का करना होगा कि हम अपने दुश्मनों को पूरा खत्म कर दे। दूसरा बंदा कहता कि मैं भी इनसे एग्री करता हूँ। रॉबिन्स की कहता कि हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, और जूलियन एग्रीज, और मैं सच में चाहता हूँ कि मैं कॉलन नाइट ऑर्डर को किसी को दूं, और क्या ऐसा कोई काबिल इंसान है? तो वो दूसरा बुढ़ा आदमी कहता कि हाँ, और एक एक्सीलेंट नाइट है जिसका नाम लो प्लेन्स है, और वो बहुत ही ज्यादा ट्रैकिंग में स्पेशलिस्ट है, तो वो इस काम के लिए परफेक्ट है।
रॉबिन्स की कहता है ठीक है तो ये तुम पर छोड़ता हूँ। तो बंदा कहता ठीक है। रॉबिन्स के आगे कहता है कि कैरानोसा बहुत ज्यादा बड़ी जगह है और सच में यहाँ पर इसका कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा मिलिट्री के साथ में, क्योंकि अभी हमारे पास में कुछ ज्यादा मिलिट्री नहीं है। दूसरा बंदा कहता लेकिन हमें इससे निपटना ही होगा, और जो पहले वाला इलाका है और साथ ही में जो हमारी पुरानी राजधानी है वो भी कैरेरिन भी तो है। रॉबिन्स की कहता है कि हाँ, और हमने इसके लिए 30 साल इंतजार किया, लेकिन मैं खुश हूँ कि ये कोरिंथ को बिलोंग कर रही थी, और सच में कितना ज्यादा बेकार होता कि अगर ये एर्गोन के इलाके में होती। तो दूसरा बंदा कहता है कि हाँ सही कहा, और अगर ऐसी बात होती तो ये बस हमें ये छोटी मोटी गोरिल्ला वॉरफायर नहीं, मतलब कि सिपाही छुप छुप कर लड़कर भागना नहीं, लेकिन पूरे देश के सामने, जो कि पागलों का देश है यार, जो यहाँ पर एक ही भगवान की पूजा करते हो और सभी लोग इस तरफ आ जाते। और अगर तुम उस जगह को कैप्चर करना चाहते हो या फिर तुम पूरे पॉप को भी जिंदा पकड़ लेते हो तो ये लड़ाई वहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आर्गोन एक ऐसा देश है जिस पर तभी कब्जा किया जा सकता है जब पूरा देश खत्म किया जा सके, मतलब पूरे देश को ही मार दो। और इसीलिए तो कोरिंथ ने भी इनसे हो सके उतनी ज्यादा दूरी बनाए रखी है। आगे हम देखते हैं कहीं पर कामू बोलता है कि और हाँ, जो वो इंसान है क्या उसका नाम डार्क रोनिर है। जेम्स कहता है कि हाँ, और मैं उससे तब मिला था जब हम लोग वो ड्रैगन वाले मिशन पर थे। और कामू कहता है कि मैंने सुना कि वो अभी अभी नई नई गवर्नर है चियरा की, और क्या ये वो वही है क्या? डेमियन कहता है कि हाँ, और लगता है कि उसने अपने आप को डिस्गाइज किया था और रूप बदल कर आई थी कारुमा के सालामेंडर नाइट के रूप में। और आगे जेम्स कहता और लगता है कि हमारे जो योहाइनस कोटास ग्रेशियन है उनके गायब होने का भी इससे कुछ लेना देना है। कामू कहता हाँ, क्या तुम पक्का बोल सकते हो ये? जेम्स कहता कि हाँ, और हमारे योहाइनस कोटास वो अचानक से गायब हो चुके थे जब वो इससे मिले थे, और वो भी पास के ही पहाड़ों पर हमें कुछ इन दोनों के बीच के लड़ाई के सिग्नल भी मिले थे, एक टाइटन और एक ड्रैगन के। तो कामू कहता कि मैंने भी वो रिपोर्ट पढ़ी थी, और ये फैक्ट कि तुम दोनों उसको अंदर लेकर आए थे। जेम्स कहता मुझे सच में इसके लिए शर्म आ रही है। और आगे कामू कहता तो वो थी जिसने कि मेरे 2 दोस्तों को मारा है, लेकिन अब तुम लोगों को ब्लेम करने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि मेरा दर्द दोस्तों को खोने से ज्यादा तुम्हारे लिए वो ज्यादा बुरा होगा, क्योंकि तुम दोनों ने अपने पेरेंट्स को खो दिया है। और आगे वो पीछे मुड़ते हुए कहता कि चलो, और हम लोग ये कैरानोसा की जो रणभूमि है इसको छोड़ देंगे। वो दोनों कहते क्या? और इसी के साथ में हम कहीं और का सीन देखते हैं जहां पर कि डार्क और वो ड्रैगन आए होते हैं एक शहर में। डार्क कहता क्या यही है कैरेरियन? ड्रैगन कहता हाँ, मुझे नहीं पता इसके बारे में तो। और हम वापस वही कामू के वहां का सीन देखते हैं जहां पर कि कामू कहता है कि हम लोग कैरानोसा की ये रणभूमि को छोड़ देंगे। और आगे वो कहता है कि मैंने सुना कि सैलामेंडर नाइट ऑर्डर उन लोगों ने करुमा से वो पूरे पीछे हट चुके, और जेकोना है जो कि अब करुमा को मिलेगा तो वो लोग पक्का अब कैरानोसा पर ही फोकस करेंगे। और तुम्हें ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा होगा नहीं, तो मैं समझा देता हूँ कि ये लोग एक बड़ी सी जगह जो कि अभी कैराटूस मतलब कि डार्क जिसके लिए काम करता है उस जगह उसके एम्परर को मिली है इस कोरिंथ से जीतने के बाद में। और कारुमा ने जिस जगह पर कब्जा किया यहाँ पर साइड में लड़ाई चले ही जा रही होती है, और कामू बोल रहा होता है कि हमें यहाँ पर बस लड़ाई करनी होगी और गोरिल्ला वॉरफेयर मतलब कि छुप कर हमला कर कर वापस भागना होगा, और ये पक्का करना होगा कि वो अंत में हार मानकर पीछे हट जाए, और इसके सिवाय कुछ नहीं। और यही मैं शॉर्ट में तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हम देखते हैं कि कहीं पर उस शहर के अंदर डार्क कहता क्या ये जगह सच में कैरेरिन है? तो ड्रैगन कहता मैं पक्का कुछ कह नहीं सकता। डार्क कहता मुझे यहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा है। ड्रैगन कहता कितनी अजीब बात है नहीं। और वो कहता कि आखिर वो लोग सब यहाँ से भाग सकते हैं ना, शायद ऐसा इसलिए क्योंकि उन लोगों को पता चला होगा कि तुम आ रहे हो। डार्क कहता मजाक मत करो, और मैंने सुना था कि ये सबसे बड़ा देश है इस कैरानोसा प्लेन में, और तुम बोल रहे कि वो लोग बस इसको ऐसे खाली करके चले गए। ड्रैगन कहता शायद वो सभी लोग प्लेग के कारण मर गए हो। तो डार्क कहता कि मुझे यहाँ पर कुछ कौवे और ईगल नहीं दिख रहे जो कि लाश को खा रहे। ड्रैगन कहता है तब तो ये हो ही नहीं सकता कि मैं गलत हूँ, और मेरी कोऑर्डिनेट्स एकदम सही थी यार। और बाद में वो साइड में देखता है तो जितने भी वो मर्सिनरी दोस्त होते हैं डार्क के, वो लोग कहते ठीक है हम लोग इस जगह को पूरा सर्च करते। और आगे हम देखते कि वो ड्रैगन घर से बोल रहा था देखा तुमने, और मैंने तुमसे कहा था ना कि यही वो जगह है। और डार्क कहता क्या तुम्हें सच में कुछ नहीं मिला? और पीछे ड्रैगन अभी भी खुद की ही तारीफ किया जा रहा होता है। वो कैप्टन कहता है कि मुझे यहाँ पर कोई एनिमल जानवर कुछ लोग कुछ भी नहीं दिख रहा है, और जो बिल्डिंग है वो पूरी तरह से क्लीन है, मतलब एकदम साफ, और यहाँ पर कुछ लड़ाई वगैरह के भी साइन नहीं दिख रहे, और मैंने ऐसी कोई चीज पहले कभी नहीं देखी। डार्क कहता गेटसन जल्दी से बात करने के लिए कम्युनिकेशन डिवाइस निकालो। गेटसन कहता समझ गया। और आगे हम देखते कि टोजिर बोलता योहानिस मैं आपका इंतजार कर रहा था। डार्क कहता तुम इंतजार कर रहे थे तो तुम्हें पता है यहाँ पर क्या चल रहा था? टोजिर कहता कि हाँ, और मुझे भी थोड़ी जानकारी मिली, और कैरेरिन पूरी तरह से खाली है राइट? डार्क कहता हाँ, तो आखिर यहाँ पर हुआ क्या? और ये तो सबसे बड़ा शहर नहीं है कैरानोसा में? तो टोजिर कहता तुम सही बोल रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि कोरिंथ ने यहाँ पर सभी लोगों को कहा कि उस जगह को खाली कर दे, और दूसरे लोग कहते हैं हाँ, खाली। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर या फिर इतिहास बताया जाता है कि 4 हीरोज थे जिन्होंने कि कोरिंथ को वापस एक तरह से पुनर्जन्म दिया था और आगे लेकर गए थे, और वो लोग ऑलमोस्ट हर एक चीज के कंट्रोल करते थे। और ग्रेशियन कोटास उसने जादू को रिवाइव किया था, और कोरिंथ जो कि दूसरे देशों से जादू में पीछे था, और वो ही अकेला था ग्रेशियन जो कि इस
बहुत ही ज्यादा टाइटन वगैरह बनाने के प्रोडक्शन का इंचार्ज था, और बाद में चेरी वेनेल्सियाड, और वो सबसे बेस्ट नाइट बना इस पूरे देश का। और लीसा, उसने जेम्स और डेमियन को एकदम मास्टर बना दिया, और साथ ही में वो अलग अलग नाइट को आगे बढ़ाने की इंचार्ज थी। और कामो, उसने अलग अलग स्ट्रेटजी और टेक्निक वगैरह लिखी जिससे कि कोरिंथ अभी इस जगह पर आया है और अलग ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया। लेकिन उनका जो कंट्रोल था वो बहुत ही ज्यादा लंबे समय तक रहा कोरिंथ पर, और वो सभी लोग 90 साल के आसपास या उससे ज्यादा के, और वो लोग पिछले 50 सालों से पावर में है। तो नेचुरली कुछ ऐसे लोग थे जो कि इससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे, वो दिखने लगे थे। और उससे भी ज्यादा जो ये 4 हीरोज थे, उन्होंने रिटायरमेंट का तो कोई साइन ही नहीं दिखाया, और भले ही वो लोग बुढ़े होते जा रहे थे। और ऐसा इसलिए क्योंकि जो लोग मास्टर बन जाते वो लोग बहुत ही ज्यादा लंबे समय तक जिंदा रहते, और उसका समय मतलब कि कुछ 200 साल के आसपास तक उनकी जिंदगी हो जाती है। और ये तो हो ही नहीं सकता कि उन लोगों से नॉर्मल तरीके से कोई ताकत ले सकता है। और लेकिन जो इंसान जो इनसे सारी ताकत लेना चाहता था वो और कोई नहीं लेकिन वही एम्परर था, जिनके कि ये चारों हीरोज काफी ज्यादा वफादार थे। और उस एम्परर का नाम होता है एग्रिपिया 5। और हम देखते हैं कि वो राजा कहता ग्रेशन गायब है, लीसा वहां पर लड़ाई में मारी गई, और चेरी को बहुत ज्यादा चोट लग चुकी है हार के कारण। और जैसा ये तुम बोल रहे हो, ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ड्यूक ग्रोचेस। तो ड्यूक ग्रोचेस बोलता है कि हाँ सही कहा यो मेजेस्टी। और उसके सिवा ये अनाउंसमेंट कि चेरी रणभूमि में मर चुका है, तो मैंने वहां पर अलग अलग लोगों से बात की और ये कहा कि वो अब सुसाइड में मर चुका है, और हमने इस बात पर पक्का किया है, तो अब वो आपकी इस राजगद्दी पे खतरा नहीं है। वो राजा कहता है कि किसी ने भी उसकी आत्महत्या को विटनेस नहीं किया है, और ना ही तुमने उसकी बॉडी को देखा है, तो तुम पक्का कैसे कह सकते हो। तो वो ड्यूक कहता है कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता भले वो जिंदा हो। राजा कहता क्या? वो ड्यूक कहता है कि वो अपने घर को बचा सकता है कि ऐसे बोलकर कि वो रणभूमि में मारा गया है, लेकिन अब वो वापस जिंदा आएगा ना, और वो कायरता के कारण अपनी हार के कारण भाग गया था, और बाद में वो वापस दिखेगा तो लोग उसकी बेइज्जती करेंगे, और ना ही उसके लोग ना ही मिलिट्री के लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। और राजा कहता ओ ऐसी बात है। और वो ड्यूक कहता चिंता मत कीजिए, और वेनेंशियल फैमिली, और अब उसको परमानेंटली हमने है ना अथॉरिटी से हटा दिया है। और वो दूसरा राजा कहता है कि ठीक है चलो, और एम्पायर जो कि एम्परर के हाथों से चलता है वही अच्छा है, और अगर एम्परर के हाथों से ना चला तो उसको असली एम्पायर नहीं कहा जाता, और ये बुरी बात है। लेकिन हम लोग उस चेरी के तीनों बेटों को अभी हरा नहीं पाए और मार नहीं पाए। तो मतलब कि चेरी के 3 बेटे हैं, पहला है कि वो जेम्स, दूसरा है कि वो सफेद बाल वाला, और तीसरा तो मुझे भी नहीं पता। और वो ड्यूक कहता कि अभी यहाँ पर बाकी 3 नाइट ऑर्डर को वहां पर एकदम से लड़ाई से पहले गायब करने के लिए कोई हमारे पास कारण नहीं है, और इसलिए मिलिट्री इस सब को एक्सेप्ट नहीं करेंगी। तो मैं एम्परर कहता कि लेकिन इसको करना ही होगा, कोई कारण ढूंढो। और तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें एटलीस्ट इतना तो करना आना ही चाहिए अगर तुम अपने आप को एक समझदार इंसान बुलाते हो जो कि राजा के साथ रहता है। तो वो बंदा कहता है बिल्कुल योर मेजेस्टी, और इसलिए हमारा जो आखिरी स्टेप है, और हम देखते हैं कहीं पर कामू बोलता है 1 मिनट और एग्रीमेंट। तो उसके सामने जो बंदा होता है वो कहता है हाँ सर, और हमें ये मानना होगा कि कारुमा अब उन इलाकों पर कब्जा कर रहा है। और कामू कहता है कि वो लोग सच में अभी हमें वहां पर उनसे बातचीत करना चाहते और शांति प्रस्ताव चाहते, और कारुमा को हमारी धरती पर कब्जा करने देने चाहते, और वो बेवकूफ बास्टार्ड। और अगर हम लोग उनको एक कॉर्नर में धकेल देंगे और थोड़ा और वहां पर, तो हम लोग पूरे उस जाकोना पर उनको बंद कर सकते। और यहाँ तक कि वो लोग अभी अपने सप्लाई रूट मतलब कि सप्लाई के रास्ते पर भी कब्जा नहीं कर पा रहे करुमा वाले। सामने वाला बंदा कहता मुझे लगता है कि ग्रोचेस को भी ये अच्छे से पता है, और इसीलिए वो जल्दी से यहाँ पर शांति प्रस्ताव रखना चाहता है, क्योंकि अगर हम लोग जीत जाएंगे तो हमारा परिवार और हमारी रेपुटेशन वापस आ जाएगी। और लगता है कि वो लोग पूरी तरह से इस लड़ाई को तब खत्म करना चाहते जब हम हार रहे, और ताकि वो लोग ये हमारे हार का कारण हमारे वेनेंशियल फैमिली पर डाल सके। कामू कहता है कि मैं सच में बहुत ही ज्यादा अब कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ, और तुमने कहा कि मार्कस डेल्फियर वो अभी इस बार के बातचीत के लिए इंचार्ज है नहीं, और वो अमीर और किसी काम का नहीं बास्टार्ड। तो सफेद बाल वाला बंदा कहता है कि वो ग्रोचेस का बहुत ही ज्यादा फेवरेट इंसान है, और अफवाह के अनुसार वो गे भी है। तो कामू कहता है कि हाँ, और उन लोगों ने तुम्हें उसका एस्कॉर्ट चुना ऐसे बंदे का, और मुझे यकीन नहीं होता कि वो एक ड्यूक से बोल रहे कि वो एक मार्किस को एस्कॉर्ट करे। तो वो ड्यूक कहता है कि वो लोग सच में अपनी पूरी कोशिश कर रहे होंगे हमारे वेनेंशियल फैमिली की इज्जत को ठेस पहुंचाने की, और मैं अपने सिर कटवा कर भी उस मार्किस को जान से मार दूंगा। लेकिन अगर मैं उस मार्किस को मार भी दूं, लेकिन वो भी कुछ ज्यादा काम का बंदा नहीं है, और इसका कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसकी जगह लेने वाला कोई दूसरा भी आ जाएगा। कामू कहता कि मैं पूरी तरह से समझ सकता तुम्हें कैसा लग रहा है, लेकिन ये मत कहो, भले ये मजाक के लिए क्यों ना हो, और मैं नहीं चाहता कि मुझे कुछ ऐसा ऑर्डर मिले कि मैं 2 वेनेंशियाड को अपने ही हाथों से खत्म करूं। और आगे हम देखते हैं कि कहीं पर बातचीत के लिए सामने की साइड मिनर्वा और उसका बातचीत वाला इंसान होता है, और दूसरी साइड कोरिंथ के लोग होते हैं। मिनर्वा कहते कि वेल, मैं आप लोगों के प्रपोजल सुनना चाहूंगी, ड्यूक लोजेन वेनेंशियाड। और तभी दूसरा बंदा है कहता कि और सबसे पहले मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं हूँ जिसको कि यहाँ पर बातचीत की अथॉरिटी दी गई है। और मिनर्वा और दूसरा बंदा सोच रहे होते कि 1 मिनट,
और जो अथॉरिटी है वो चेरी के सबसे बड़े बेटे को नहीं, लोजेन को नहीं, लेकिन एक मार्क्यूस को दी गई है। और लगता है कि अभी कोरिंथ के अंदर बहुत ही ज्यादा अंदर ही अंदर लड़ाइयाँ चल रही है। दूसरा बंदा भी कहता है कि हाँ मुझे भी लगता है। और जो सबसे बड़ा बेटा है मिलिट्री के लीडर का, वो बस एक असिस्टेंट है। और इसका मतलब कि मिलिट्री को अभी अंत में किसी भी तरह से लड़ाई को अभी बंद करना है। और वो लोग हर बार, और वो लोग भले कुछ भी कहे, लेकिन ये लोग लड़ाई बंद करने के लिए आए हैं। तो क्या हमें पहले ही चेक करना चाहिए? और इसी के साथ में वो कहता करुमा की कंडीशन सिंपल है और हम लोग ये चाहते हैं कि हम तुम्हारे वो जाकोनी के पूरे इलाके पर कब्जा करें, जिसको कि हमने ऑलरेडी कब्जा कर ही लिया है। तो दूसरा बंदा कहता है हाँ कब्जा, और आखिर तुम कैसे बोल सकते हो कि ये तुम्हारा इलाका हो गया है? और जितना मुझे पता है कि हमारी जो अभी लड़ाई है वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है और तुम हमारे एक किले पर भी कब्जा नहीं कर पाए हो। और इसके सिवाय तुम्हारे जो सप्लाई का रास्ता है वो भी पूरी तरह से बंद हो चुका है। तो भले हम कैसे भी देखें, लेकिन लगता है कि ये सारी चीजें हमारी ही साइड पर है। सामने वाला बंदा मन में सोचा ओह, तो लगता है कि उसके पास में अथॉरिटी इतना बोलने की। और जैसी उम्मीद थी यार, आगे वो कहता है कि ये तो तुम्हारे कोरिंथ को लगता है नहीं। और इसी के साथ में तभी जो वो दूसरा बंदा आया होता है रोजेन के साथ में, वो कहता है आखिर तुम क्या बोल रहे हो सर रोजेन? और हम लोग ऐसी सिचुएशन में जहां पर कि हमें लड़ाई को जल्द से जल्द खत्म करना होगा ताकि हमारे एम्पायर को वापस ठीक कर सके। और आखिर तुम हमारे बातचीत में इतने ज्यादा अनकॉर्पोरेटिव कैसे हो सकते हो? और लोजन कहता आखिर तुम क्या बोल रहे हो, इसका मतलब क्या? और तुम हमारे दुश्मनों से कॉर्पोरेट करना चाहते हो? और ऐसी कोई चीज नहीं है बातचीत में। दूसरा बंदा कहता स्टार्ट अप, और यहाँ पर मुझे अथॉरिटी दी गई है और मैं राजा से बोलूंगा कि तुम उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे और अभी कभी दफा हो जाओ। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बातचीत को बिगाड़ने की? और चलो यहाँ पर बहुत लंबा पूरा एक चैप्टर ही बातचीत में जाने वाला, तो मैं वो स्किप कर तुम लोगों को बता देता हूँ कि ये जो बेवकूफ बंदा होता है जिसने कि अभी लोजेन को बाहर निकाला होता है, वो बोलता है चलो बातचीत करते हैं। और जो मिनरवा होती है और मिनरवा के साथ में बातचीत करने वाला बंदा होता है, वो बहुत ही ज्यादा चालाक लोमड़ी है। और वो बातचीत इस तरह से करता है जैसे कि उनको सारा जो खर्चा होता है वो कोरिंथ को है ना, यहाँ पर करुमा को देना होगा, जितने भी वो लोगों का नुकसान हुआ वगैरह। और साथ ही में करुमा ने जिन लोगों को पकड़ कर रखा होता है उनको छुड़ाने के लिए भी इनको अलग अलग, मतलब कि 7 लाख के आसपास ये सोने के सिक्के मांगता है। और बाद में ये बोलता है कि तुम्हारे जो मीटियोर से नुकसान होगा उसका तुम खर्चा हमसे नहीं मांग सकते। लेकिन वो जैसे तैसे बातचीत होती है और अंत में इसी बंदे का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। मतलब कि कोरिंथ पूरी तरह से अभी नुकसान में आने वाला है, क्योंकि इस बेवकूफ को बातचीत करने के लिए भेजा है एम्परर ने। और वो सामने वाला मिनरवा का जो साथी होता है वो इसको पूरा जैसे चूस कर सूखा ही डालता है। और अंत में वो इसको कॉन्ट्रैक्ट साइन कराकर बताता है कि तुम्हारे 5 शहरों पर मीटियोर गिरेंगे। सबसे पहला है जेकरन का किला, और दूसरा है सेंट्रल सिटी कैरानोसा, और बाद में दूसरा है सिटी कैरेरिन, और बाद में एक है मिलिट्री सिटी सुटेस, और आखिरी है जो वेलेंसिया, तुम्हारा जो कैपिटल है राजधानी। और वहां पर, और आखिर में जो है तुम्हारी कैपिटल कोरेंटिया, वहां पर टोटल 6 मीटियोर गिरेंगे। और इसी के साथ हम कहीं और का सीन देखते हैं जहां पर कि डार्क के था एक मीटियोर समन, और कैटसन कहता एक मिनट, और एक मीटियोर को गिरा रहे वो लोग। टोजिर कहता कि हाँ, और इसीलिए सारे शहरों को खाली कराया जा रहा है। डार्क कहता ठीक है तो चलो, और मैं रूबिन्स्की से कहूंगा कि वो हमें ज्वाइन करे। टोजिर कहता कि हाँ, और ये कुछ 50 किलोमीटर साउथ की तरफ है जहां पर कि तुम खड़े हो वहां से। और गेटसन कहता सर करुमा और एक मीटियोर को गिरा रहे। और ड्रैगन कहता हाँ वो बेवकूफ कही के। और डार्क हंस रहा होता है और वो कहता है कि तो इसीलिए हमारे जो साथी देश है वो करुमा के लोग, वो शांति प्रस्ताव के लिए इतने ज्यादा आगे बढ़ रहे थे और बाद में कोरिंथ को हमें सौंप दिया उन लोगों ने। और चलो हम सबसे पहले साउथ की तरफ चलते हैं। और वो लोग कहते हैं यस मैडम। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कि डार्क बोल रहा होता है कि इसीलिए हमारे जो साथी देश था करुमा, उसने मीटियोर समन के कारण ही कोरिंथ के साथ में अभी शांति प्रस्ताव कर दिया है। और लेकिन अभी कोरिंथ को हमारे पास में भेज दिया है, लेकिन चलो सबसे पहले हम लोग साउथ की तरफ जाएंगे। तो सभी लोग कहते हैं यस मैम। और हम देखते हैं कि जब डार्क और उसकी टीम वहां पर जा रहे होते तो कुछ लोग फांसी पर लटके हुए होते। डार्क कहता एक और इंटरेस्टिंग नजारा, हाँ, और वहां पर एक पेड़ पर बहुत सारे लोग फांसी पर लटके हुए होते हैं। ड्रैगन कहता कि अरे यार ये जगह बिल्कुल भी खाने के लिए अच्छी नहीं लग रही, तो क्या हमें किसी दूसरी जगह पर जाकर खाना खाना चाहिए? डार्क कहता नहीं, हम लोग पहले अंदर जाएंगे। और आगे हम देखते कि डार्क किसी से बात करते हुए कहता कि एक मिनट, और ये इस इलाके के लॉर्ड ने सजा दी है? तो एक बच्चा कहता कि हाँ, और इस तरह से लॉर्ड ने उन सभी लोगों को सजा दी जो कि यहाँ पर उसकी बात नहीं मान रहे थे और उसके ऊपर सवाल उठा रहे थे। और जब कैराट उसके साथ में लड़ाई हुई थी तो लॉर्ड बहुत ज्यादा ब्रूटल हो चुके उसके बाद से, और अब वो बस दूसरे लोगों को यहाँ पर ऐसे लटका देते या फिर उनको मारते हैं। डार्क कहता ठीक है चलो, और एक सिक्का देते हो, कहता ये तुम्हारी माँ को दे देना और इससे उनके नॉर्मल खर्चों में मदद होगी। तो बच्चा कहता थैंक यू दीदी। डार्क कहता क्या कहा दीदी? और बच्चा जाते हुए कहता कि मैं आपकी ये दया को कभी नहीं भूलूंगा और दीदी आप बहुत ज्यादा प्रीटी हो। डार्क कहता दफा हो जाओ। आगे डार्क कहता चलो, और असल में इन लोगों ने ऐसे लोगों को भी मार दिया जान से जिनका की लड़ाई से कुछ लेना देना ही नहीं था, और ये प्रॉब्लम नहीं है। और इस जगह के लिए दूसरे लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रही। तो सेल्वियन कहता है कि अनफॉर्चुनेटली इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, और जो लॉर्ड है वो अपनी जमीन पर कंट्रोल किसी भी हालत में नहीं खोना चाहेगा, भले कितने भी लोग मरे, और अभी युद्ध का समय चल रहा है। डार्क कहता है लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा कॉमन चीज है नहीं?
तो सिल्वियर कहता है कि हाँ, और ऐसा इसलिए लड़ाई तब तक खत्म नहीं होती जब तक कि सामने वालों की जो मेन फोर्स होती है वो खत्म नहीं हो जाती, और हर एक जगह का जो लॉर्ड होता है उनके खुद के तरीके होते हैं कि वो अपने एम्परर के द्वारा जो जमीन दी गई उसकी रक्षा करे, भले कितना भी खून बहाना पड़े। डार्क कहता है कि मुझे कुछ ज्यादा याद नहीं कि हमारे चिएरा और सुबाशी के अंदर ऐसा कुछ हुआ हो। तो सिल्वियर कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि जो उनकी रॉयल फैमिली थी वो तुरंत हार गई थी, लेकिन कोरिंथ का एम्परर अभी भी जिंदा और एकदम ठीक है। और जब तक कि एम्परर मर जाता है या फिर सारे वो हार नहीं मान लेता, जितने भी लॉर्ड है वो उनको उनके इलाके से या तो निकाल नहीं दिया जाता, तब तक ये चीजें कभी खत्म नहीं होगी। डार्क कहता सबसे पहले ये जगह तो ऑलरेडी हमसे हार नहीं चुकी है, और अब इस तरह से लड़ने का मतलब ही क्या है, और वो लोगों को तो अपने हथियार फेंक देने चाहिए। सिल्वर कहता ऐसा इसलिए क्योंकि हर जगह के जो लॉर्ड होते हैं वो लोग अपने एम्परर के लिए वफादार होते हैं, और जब तक कि एम्परर सरेंडर नहीं कर देता, लॉर्ड का ये फर्ज होता है कि वो एम्परर के द्वारा दी गई जमीन की रक्षा करे। डार्क कहता है हाँ, फर्ज वगैरह चलो देखते हैं। सिल्वर कहता है हाँ सही कहा, और यही एक नाइट होने का मतलब होता है। डार्क कहता है सिंपली मैं कुछ समझ नहीं पाता हूँ, आखिर जो लोग यहाँ पर दूसरे लोगों को इस तरह से कुछ फोर्स करते हैं, और आगे वो मन में फ्लैशबैक सोच रहा होता है कि हेवनली डीमन कल्ट और मुरिम की सोसाइटी वो पूरी तरह से कुछ साथी वगैरह से नहीं लेकिन ताकत से पूरी तरह से दबी रहती है, और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि ताकत ही हर चीज डिसाइड करती है। और भले कोई सेक्ट कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन एक बार अगर लीडर हार जाता है या मर जाता है तो जितने भी उसके फॉलोअर्स है वो अलग अलग जगह पर भागने लगेंगे जिंदा रहने के लिए। और डार्क अभी बोल रहा होता है कि मुरिम और ये जगह मुझे पता नहीं कि आखिर कौन सी जगह ज्यादा इंसानों जैसी है। और आगे कहता सिल्वर कहता यस मैम। डार्क कहता तुम आगे बढ़ो, और सिल्वर कहता कि आखिर क्या आप इस टाउन से बाहर निकलना चाहोगे। डार्क कहता नहीं, हम लोग इस जगह के लॉर्ड को ढूंढने जा रहे हैं और मुझे उससे कुछ सवाल पूछने हैं। और हम देखते कि वो लोग किसी जगह पर आते और एक दरवाजे के पास में बंदा कहता रुक जाओ, और आखिर तुम लोग यहाँ पर किस काम से हो। डार्क कहता कि मैं यहाँ पर इस जगह के लॉर्ड से मिलने आया हूँ। तो वो बंदा कहता आखिर तुम्हारा पास कहाँ पर है। डार्क कहता मेरे पास में ऐसी कोई चीज नहीं है। तो दूसरे सभी लोग तीर से निशाना लगाने लगते हैं, और एक बंदा कहता तुम पागल हो क्या, और हम तुम्हें अरेस्ट करेंगे। लेकिन तभी डार्क अपना हाथ सामने लाता है और पीछे जितने भी लोगों के हाथ में वो क्रॉसबो होते हैं उनको मार देता है एक बार में। और वो बंदा कहता हाँ, और आखिर यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है। डार्क कहता सिल्वर, और जो भी इस जगह का लॉर्ड है उसको बाहर लेकर आओ यहाँ पर। सिल्वर कहता ठीक है योर हाइनेस। और वो बंदा कहता एक मिनट योर हाइनेस। डार्क कहता यहाँ पर टोटल 97 सिपाही है अंदर, और हर किसी को मार दो जो भी हमारे सामने लड़ने की कोशिश करे। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि गेट टूट चुका होता है, और डार्क का वो ग्रेजुएट और जितने भी वो मर्सिनरी साथी वगैरह होते हैं सब अंदर जाते हैं हमला करने के लिए। और सामने वाले सिपाही कहते हैं कि कैराटूस के कुत्ते यहाँ पर उनको मार दो। और सिल्वर अपनी तलवार निकालता और एक सिपाही कहता एक ग्रेजुएट, लेकिन तभी सिल्वर उसके बहुत सारे टुकड़े कर देता और कहता है कि मुझे तुम जैसे स्मॉल फ्राई से कुछ काम नहीं हो, आखिर तुम्हारा लॉर्ड कहाँ पर है। तो हम देखते हैं कि एक बंदा कहता है कि मैं यहाँ का लॉर्ड हूँ ग्रेजुएट, और चलो सभी लोग आगे बढ़ो। और हम देखते हैं कि कुछ लोग अपने भाले वगैरह लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं, और सिल्वियर जब उनकी तरफ बढ़ने लगता है तो एक बंदा अपना भाला सामने लाता है, और तभी वो कहता है कि शील्ड, और सिल्वियर जैसे हमला करता है तो शील्ड सामने आती है, और सिल्वियर वापस पीछे हटते कहता है एक मैजिक स्पीयर। हाँ, और तभी दो और लोगों के पास में मैजिक स्वॉर्ड होती है। एक बंदा कहता है फायर बॉल, और दूसरा बंदा कहता है कि आइस एरो। तो आग और बर्फ दोनों के हमले होते हैं, और सिल्वियर के ऊपर की तरफ बर्फ का हमला होता है। वो अपनी तलवार सामने लाकर रोकता है, लेकिन उसके पैर बर्फ में जम जाते हैं, और सिल्वियर अपनी जगह पर ही खड़ा होता है। और हम देखते हैं कि एक बंदा अपना भाला लेकर सामने से आता है, तो सिल्वियर उसका भाला सिंपली काट देता है, और वो बंदा कुछ समझ ही नहीं पाता, भाला देखता रह जाता है। और सिल्वियर उसके दो टुकड़े करते हुए कहता है कि किसने सोचा था कि तुम ऐसी सिचुएशन में भी डिस्ट्रैक्ट होगे, तुम बेवकूफ, और तुम्हें क्या लगा था कि तुमने मेरी मूवमेंट को रोक दिया। हाँ, और वो अपने पैर की बर्फ को भी तोड़ देता है, और आगे उन सिपाहियों की तरफ बढ़ता है और एक को मार देता है, और कहता है कि बस तुम्हें अपनी मैजिक कैपेबिलिटीज एक ग्रेजुएट को दिखाना ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। और पीछे वाला बंदा अपनी तलवार सामने लाकर कहता फायर बॉल, लेकिन तभी सिल्वर उसके भी दो टुकड़े कर देता और कहता तुम्हारी दूसरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि तुमने मुझे उस फायर मैजिक से तभी मार नहीं दिया। और लगता है कि ऑब्वियस है कि तुम लोग कितने ताकतवर हो, क्योंकि तुम लोग अभी मैजिक स्वॉर्ड इस्तेमाल कर रहे हो तो तुम्हारी कुछ ताकत ज्यादा नहीं है। और कोई कहता है कि पीछे मत हटना, और बिना टाइटन वाला ग्रेजुएट बस एक कमजोर है और कुछ नहीं। और वो जो सामने वालों का लॉर्ड होता है वो कहता है इन सारे बुरे कैराटूस के कुत्तों को मार दो जो कि हमारे कोरिंथ एम्पायर के अंदर घुसे पड़े, और मैं तुम सभी लोगों के साथ में मिलकर लड़ूंगा। और सिल्वर कहता कि हाँ, एक लॉर्ड जो कि साथ में मिलकर लड़ता है। और चीजें बस अभी कॉम्प्लिकेटेड हो गई थोड़ी। और आगे हम देखते हैं कि कुछ सिपाही वहां पर एक बंदे पर हमला करते हैं, और वो बंदा उनको रोकता है। और हम देखते हैं कि जैसे तैसे वो उनको रोक रहा होता है, तभी पीछे से मीडिया आते हुए उन लोगों को काट देती है और कहती है तुम ठीक तो हो ना। वो बंदा कहता है हाँ, और आगे मीडिया जैसे पीछे मुड़ती है तो हम देखते हैं कि जिमी एक बंदे के ऊपर से कूद रहा होता है, और वो बंदा कहता है एक मिनट, आखिर वो कहाँ गया। और हम देखते हैं कि पीछे से जिमी उसको काट देता है, और बाद में एक और बंदा हम देखते हैं कि छुप के मीडिया पर हमला करता है, और जिमी वो देख लेता है, और एकदम से वो भागते आता है और अपने सिर से उस सिपाही के ऊपर मारता है, और वो सिपाही पीछे दीवार से टकराता है और दीवार में भी दरारें आ जाती है और वो सिपाही मर जाता है।
और जिमी के सिर पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगी होती है। वो कहता मीडिया तुम ठीक तो हो ना, और मीडिया कहते जिमी तुम्हारा सिर और थैंक यू। और आगे हम देखते हैं कि कहीं पर रेविन होता है जो कि एक बंदे से लड़ रहा होता है और पीछे से कोई हमला करता है। माइकल कहता है कि रेविन पीछे हटो, और तभी हम देखते हैं कि रेविन बस अपना मुक्का मारकर उसकी तलवार को तोड़ देता है। और वो सिपाही कहता है क्या, और हम देखते हैं कि रेविन उसके सिर पर एक मुक्का मारता है और कहता है माइकल आखिर तुमने क्या कहा था। माइकल कहता नहीं नहीं कुछ नहीं, और तुमने अच्छा काम किया, और तुम रॉयल नाइट ऑर्डर से हो तो तुम्हें इतना तो करना ही चाहिए। और आगे माइकल कहता है कि मुझे भी थोड़ा और हार्ड ट्राई करना होगा नहीं। और तभी हम देखते हैं कि कहीं और गेटसन एक हमला करता है जिससे कि कुछ लोगों के पैर फिसलने लगते हैं। और वो लोग कहते हैं आखिर ये क्या ऑयल जैसी चीज जिससे पैर फिसल रहे, और वो नीचे गिर जाते। और कैप्टन कहता है बाकी सारी चीजों से मैं निपट लूंगा। गेटसन कहता है कि एक मिनट रुको, और अभी भी वहां पर वो जगह बहुत ही ज्यादा फिसलू है। और हम देखते हैं कि गेटसन वो देखता रह जाता है और कैप्टन वहां पर अंदर जाया जा रहा होता है। आगे वो कैप्टन बोल रहा था कि मुझे महसूस हो रहा है, और आगे वो सिपाही को काटते हुए मन में सोचता है कि मैं महसूस कर सकता हूँ कि जो धरती के अंदर का माना फ्लो हो रहा है। और वो कहता है कि मैं अपने और उन सामने वाले लोगों सबका माना फेल कर सकता हूँ, और अब मुझे नंबर से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता सामने कितने ही लोग हो। और हम देखते हैं कि डार्क को देखते हुए कहता हाँ सही कहा, और एक टाइगर कभी कुत्तों से नहीं डरता। और ऐसा वो बोलते हुए देख रहा था, और हम देखते हैं कि कैप्टन उन सिपाहियों की तरफ बढ़ता है, और वो लॉर्ड एक जगह पर बैठा होता है। और जो ग्रेजुएट होता है सिल्वर, वो कहता है तुमने कहा था कि ग्रेजुएट बिना टाइटन के कमजोर है हाँ। और वो दूसरे सिपाही को काटते हुए कहता है एक ग्रेजुएट वो एक ऐसा नाइट है जो कि 50 नाइट को अकेले मार सकता है। और इसी के साथ हमारा ये कि डार्क ने उस लॉर्ड को पकड़ लिया होता है और कहता है क्या तुम इस कैसल के लॉर्ड हो। तो सामने वाला बंदा कहता है कि हाँ सही कहा। डार्क कहता तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस लड़ाई को जीत सकते हो, क्या कोई चांस भी है। तो लॉर्ड कहता बिल्कुल, और हमारे एम्परर की आर्मी बिल्कुल जीतेगी। डार्क कहता कि आखिर तुम्हें क्या लगता है वो कब होगा, जब तुम मर जाओगे। तो वो सामने वाला बंदा कहता कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिर वो कब जीतेंगे, और मैं बस हमारे लॉर्ड के एकदम वफादार हूँ, जो कि उन्होंने मुझे टास्क दिया वो पूरा करूंगा, और कोई कारण नहीं है कि मुझे ज्यादा आगे का सोचना चाहिए। डार्क कहता है कि तुम्हारा रिप्लाई काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और क्या तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, और आखिर तुम्हारे परिवार वालों के जिंदगी के क्या। तो वो लॉर्ड कहता है ऑफकोर्स वो सभी लोग इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे राजा का ऑर्डर हर चीज से ज्यादा कीमती है, और मुझे ये इलाका और कैसल मिला था हमारे राजा से, और इसलिए मैं इसका ध्यान रखूंगा, और इसके साथ में मैं अपने इस जगह को डिफेंड भी करूंगा जब तक कि हमारे राजा की आर्मी नहीं आ जाती है। लेकिन मैं वो सारी चीजें कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ, भले ही मैं इस जगह का लॉर्ड हूँ, लेकिन मैं फिर भी अपनी एबिलिटीज कम होने के कारण यहाँ पर तुमसे हारा हूँ। और डार्क कहता कि ओह, और मैं सच में कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, और आखिर तुम अपने एम्परर के ऑर्डर के पीछे इतने ज्यादा पागलों की तरह क्यों पड़े, और क्या ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हें एम्परर से डर लगता है, या फिर उसने तुम्हारे किसी कीमती को हॉस्टेज बना कर रखा है। और आखिर तुम इतना ज्यादा रेजिस्टेंस क्यों कर रहे हो और इतना लड़ने की कोशिश, जहां तक कि तुम्हारे कोरिंथ के एम्परर ने भी इस जमीन पर हार मान ली और उसको छोड़ दिया है, और यहाँ तक कि तुम अपने इस इलाके के नॉर्मल लोगों को भी टॉर्चर कर रहे हो। सामने वाला बंदा कहता मुझे यकीन नहीं होता कि तुम मुझसे पूछ रहे हो एक नाइट, जो कि एक नाइट होते हुए भी तुम्हें नाइट के कोड्स नहीं पता है क्या, और तुम्हें ऑलरेडी इसका जवाब पता होना चाहिए। डार्क कहता नहीं, और मैं नहीं जानता क्योंकि मैं एक नाइट नहीं हूँ, तो क्या तुम मुझे बताना चाहोगे। वो लॉर्ड कहता एक मिनट, तुम नाइट नहीं हो तो क्या तुम बस एक छोटे से नौजवान रॉयल हो और कुछ नहीं। और सिल्वर थोड़ा गुस्सा होते हुए आगे बढ़ने लगता है। डार्क उसको रोकता है और कहता है कि कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचते हो, और चलो उसी नाइट के कोड के बारे में बात करो जिसको कि तुमने पहले बताया था। और हम देखते हैं कि वो बंदा देख रहा होता है और कहता है कि हमारे लॉर्ड के लिए एकदम वफादार, और लेडीज की रिस्पेक्ट करो, और साथ ही में कमजोर पर हमेशा दया दिखाओ। और डार्क कहता है इंटरेस्टिंग, अगर ऐसी बात है तो तुमने ये सोचा नहीं कि तुम भी कोड को तोड़ रहे हो, तीसरा कोड कि कमजोर को दया दिखाओ, और लगता है कि तुम अपने इस इलाके के नॉर्मल लोगों को तो काफी ज्यादा बुरी तरह से ट्रीट कर रहे हो। तो वो बंदा कहता है कि मैंने कभी भी किसानों को इंसान जैसा समझा ही नहीं, और वो लोग तो बस एक इलाके के लॉर्ड के एक तरह के सामान जैसे है जो कि उनको फसल वगैरह देते हैं। डार्क कहता है ऐसी बात है, और सच में कितना ज्यादा अच्छा रिप्लाई दे रहे हो। नहीं, लेकिन क्या तुम्हें पता है अगर सारे लोग इसी तरह से नाइट के कोड को अलग करने लगे और सोचने लगे तो, और कोई भी इस तरह से एम्परर का वफादार रहेगा नहीं, और तुम्हें नहीं लगता इस तरह से कोई नया देश ही नहीं बनेगी इस दुनिया में। और वो लॉर्ड कहता है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर तुम्हारे सवाल का मतलब क्या है, और एक नाइट को ऐसा जो कि अंत तक अपने लॉर्ड का वफादार रहता है, और अगर वो लोग ये नहीं कर सकते तो उनको बस एक गद्दार कहा जाता है या फिर एक राजा। मैं अपने आखिरी सांस तक एक नाइट के रूप में ही रहना चाहता हूँ। और डार्क जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि मुझे तुम्हारा जवाब पसंद आया, और मुझे लगता है कि मैं अब थोड़ा बहुत इसको समझ सकता हूँ, और लगता है कि यहाँ पर जितने भी लोग, और लगता है कि जिन भी जगहों पर इंसान रहते हैं वो सभी सेम ही है। और ड्रैगन कहता बेटे तुम ठीक तो हो ना, और तुम थोड़े डरावने लग रहे हो। डार्क कहता कि मैंने एक बार इस दुनिया को बहुत ही ज्यादा यूनिक समझा था, लेकिन अब मुझे सच में धीरे धीरे इन चीजों से अटैचमेंट होने लगी है। आगे डार्क कहता सिल्वर, तो वो नाइट कहता यस योर हाइनेस। डार्क कहता क्या तुम भी इस इंसान के बातों के एग्री करते हो। तो सिल्वर कहता कि जब मुझे ये नहीं लगता कि आखिर उसने अंत में जो कहा था वो गलत है, लेकिन फिर भी
उसके साथ में एग्री करना थोड़ा सा मुश्किल है और बाकी सारी चीजें जितना मुझे पता है वो सारी उसने सही बोली है। डार्क कहता आखिर आपका क्या पिताजी? ड्रैगन कहता मुझे पक्का पता नहीं, क्योंकि मैं एक तुम्हारी तरह हॉबिट नहीं हूँ, मतलब इंसान नहीं हूँ, और आखिर मुझे ये सब कैसे पता होगा? डार्क कहता फैल्कन तुम्हारा क्या? तो फैल्कन कहता मुझे भी पक्का नहीं, और मैंने कभी इसके बारे में ज्यादा डीपली नहीं सोचा, लेकिन लगता तो है कि जो वो बोल रहा थोड़ा बहुत ठीक ही है। और जिमी कहता आखिर तुम्हारा मतलब क्या ठीक ही है? और एक ग्रेजुएट जो कि नाइट की एकेडमी का, उसको हमेशा एकदम सही आंसर ही देना चाहिए। कैप्टन कहता ऐसा? रेविन कहता कि हाँ, और मुझे भी लगता है कि उसने जो कहा था वो गलत है, क्योंकि जो किसानों की बात है मैं तो उनको इंसान ही समझता हूँ। और जब डार्क माइकल की तरफ देखता है, माइकल कह रहा मेरे पिताजी ने भी मुझसे कहा था कि मुझे हमेशा अपने लॉर्ड का वफादार रहना चाहिए, और बाकी दूसरी चीजों का तो उन्होंने कहा था कि मुझे अपनी मर्जी से डिसाइड करना चाहिए। और मीडिया कहती हाँ, लेकिन इस बंदे ने कभी भी दूसरे कोड को अच्छे से फॉलो ही नहीं किया। तो माइकल कहता है कि यहाँ पर ऐसी कोई लेडीज थी ही नहीं जिनको मैं रिस्पेक्ट दूं, समझ गई? और तभी हम देखते हैं कि वो मीडिया एकदम से बड़ी होने लगती है और माइकल कहता है एक ओगरे। डार्क कहता है कि अगर कोई अपने नाइट का कोड नहीं रखेगा तो वो लोग या तो गद्दार कहे जाएंगे या फिर राजा। हाँ, और वेल चलो तो अभी के ये यहाँ से चलते हैं। और वो लॉर्ड वो सब देख रहा होता है, कहता हाँ, और क्या तुम इस जगह पर कब्जा नहीं करने वाले? डार्क कहता है कि मैं बस सिंपली कुछ बेवकूफों से कुछ सवाल पूछना चाहता था जो कि एक लड़ाई की तैयारी कर रहे थे, जिनके की जीतने की कुछ उम्मीद भी नहीं थी। और आखिर ये कोड का नाइट जिसकी तुम बात कर रहे थे, और मैं सच में तुम्हारे जवाब के साथ में काफी ज्यादा संतुष्ट हुआ, और अब मेरा काम यहाँ पर हो गया, तो तुम्हें भी यहाँ पर अपने का जो काम है वो करो। और वो लौट के था तुम, और अगर तुम्हें बस सिंपली यहाँ पर ऐसे पूछना था तो डायरेक्टली मुझसे पूछ लेते, तुमने मेरे साथियों को क्यों मारा? डार्क कहता कि मैं पूछने ही आया था, लेकिन वो लोग सच में मुझे रोकने की बहुत कोशिश कर रहे थे, और इसीलिए उनकी ऐसी हालत हुई, और बाकी सारे लोग भी हम दोनों को ही मिलने से रोकने के लिए मारे गए, और वो लोग नाइट के कोड को ऑब्जर्व करते हुए मारे गए। क्या इससे तुम्हारे सवाल का जवाब मिलता है? तो वो बंदा चिल्लाता है कि तुम्हारा नाम बताओ, और मैं पक्का तुमसे बदला लूंगा आज की बेइज्जती के लिए। तो डार्क कहता है कि मेरा नाम डार्क रोनिर है, और मैं कैराटूस एम्पायर के चेहरा का एक तरह का ड्यूक हूँ, और साथ में कोरिंथ पर हमला करने वाली आर्मी का वाइस कमांडर। और वो बंदा मन में सोता एक मिनट, और एक छोटी सी लड़की वो वहाँ की ड्यूक है, और साथ ही में एक आगे डार्क कहता और हाँ, जिस इंसान को तुमने बताया कि एक ऐसा जिसने कि राजा को मारा है और वो खुद राजा बन जाएगा। आगे हम देखते हैं कि कहीं पर एक मेटोरैंग कैसल या फिर ऐसी कोई जगह जहाँ पर कि एक कैसल होता है, और एक बंदा कहता है वेलकम और मार्किस डेरियन, और हम देखते हैं कि एक मोटा सा बंदा वहां पर आता है और कहता है कि क्या सिल्वर नाइट ऑर्डर के कैप्टन मार्किस टर्नल यहाँ पर आ चुके हैं। और हम देखते हैं कि वो दोनों की बातचीत होती है, और मैं इस चीज़ को भी स्किप करूंगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबी बातचीत होगी। मैं सिंपल में समझा देता हूँ कि जो ब्लू बाला वाला ये बंदा है, ये एकदम एक्सपीरियंस नाइट है जो कि सिल्वर नाइट ऑर्डर का कैप्टन है, और सामने वाला बंदा कभी लड़ाई वगैरह में गया नहीं है, और वो बस एम्परर के ऑर्डर के कारण इनको लीड करना चाहता है, और सामने वाले हमारे कैराटूस मतलब कि डार्क की टीम का टाइम वेस्ट करवाना चाहता है। तो इससे अगर तुम्हें समझ में आ गया तो हाँ, अभी वो ऑर्डर देगा ऐसे सिपाही को जिसने खुद ने कभी लड़ाई नहीं की है, और सिपाही को ऑर्डर देने चला है। और इसी के साथ हम कहीं और का सीन देखते हैं जहाँ पर कि ड्यूक रॉबिन्स की होते हैं, और वो कहते तुम यहाँ पर आ गए, तुम्हारा स्वागत है। और डार्क कहता है कि हाँ, और वो ड्रैगन भी वहां पर होता है, कहता है खाना। रॉबिन्स की कहता है कि वेल, हम लोग तुम्हारे खाने को अभी बनाना शुरू करेंगे। और इसी के साथ में वो ड्रैगन कहता है आखिर ये सब कुछ क्या है, और उसके सामने थोड़ा बहुत खाना होता है, और डार्क कहता है ये हमारा डिनर है और क्या। और वो ड्रैगन अपना सिर पटकते हुए मन में सोचता है मुझे यहाँ पर आने से पहले खाना खा लेना चाहिए था यार। और रॉबिन्स के कहता है सॉरी, और हम लोग अभी और ज्यादा बेहतर खाना नहीं दे पा रहे सर आर्टियस, और हमने असल में आज थोड़ा बहुत मीट भी ऐड किया है, और क्योंकि आज स्पेशल दिन था। वो ड्रैगन वहां पर अपना चम्मच उस खाने में घुमाते हुए कहता मीट, और भले मैं इसमें कितना भी ढूंढूं लेकिन मुझे तो कहीं मीट दिख ही नहीं रहा। और हाँ, मुझे इस पानी के अंदर एक सब्जी मिल गई। और रोबिन्सकी कहता है कि ये भले आपके स्वाद अनुसार ना हो, लेकिन यही हमारे सिपाही खाते हैं, और मैंने हमेशा अपने मरे हुए पिताजी की बात को माना, और जो कि हमेशा बोलते थे कि मुझे वही खाना खाना चाहिए जो कि सिपाही रणभूमि में खाते हैं। डार्क कहता है कि तुम्हारे पिताजी काफी ज्यादा समझदार थे, और आखिर वो कब मरे? तो रोबिन्सकी कहता 30 साल पहले, और वो दुश्मन से लड़ने गए थे अपने सारे करीबी नाइट्स के साथ में, ताकि वो हमारे राजा के भागने के लिए थोड़ा समय ला सके। और वो कोई ऐसे थे जो कि हमेशा बोलते रहते थे कि रणभूमि में ही उनको मरना है, और मैं पक्का कह सकता हूँ कि उनको बिल्कुल भी पछतावा नहीं हुआ होगा। डार्क कहता है करुमा और कोरिंथ, कहा जाता है कि वो लोग अभी शांति प्रस्ताव से दोस्त बन रहे, तो क्या तुमने इसके बारे में कुछ सुना है? और वो ड्रैगन वो खाते हुए मन में सोचता है कि ये सच में काफी ज्यादा स्वादिष्ट है यार। तो रॉबिन्सकी कहता है कि हाँ, और कोरिंथ अब उनके सारी मेन फोर्स को हमसे लड़ने के लिए इकट्ठा कर सकता है, क्योंकि अब उनको करुमा से नहीं लड़ना है, और ये सच में बहुत ही ज्यादा बेकार टाइमिंग, और इसीलिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। डार्क कहता है क्या तुम्हारे दिमाग में कोई स्ट्रेटेजी है? तो रोबिन्सकी कहता है कि हाँ, और हमें एक बार के लिए करुमा से बात करनी होगी, और इसको बातचीत से ही निपटाना पड़ेगा। और हमारे पास में एक मोटा बंदा है ना जो कि शब्दों के मामले में बहुत ज्यादा अच्छा है नहीं। और इसी के साथ हमारा ये
कि जो करुमा की तरफ से बात करने वाला होता है वो बंदा बोलता है कि वेल काफी ज्यादा समय हो चुका है नहीं काउंट वारिस। और उसके सामने हमारा कैराटूस मतलब कि डार्क की साइड से जो बात करने वाला होता है वो टकला बंदा वो होता है। और वो दोनों आमने सामने बैठे होते हैं और इन दोनों की भी बहुत लंबी बात चलती है, जो कि अगर मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा तो आज का वीडियो इसी में चला जाएगा। तो मैं शॉर्ट में तुम लोगों को समझा देता हूँ कि करुमा वाला जो बंदा होता है वो वहां पर बहुत ही ज्यादा अपने आप को बता रहा होता है कि हमारा बहुत नुकसान हुआ था पिछली लड़ाई में और इसलिए हमें शांति प्रस्ताव करना पड़ा। तो हमारा कैराटूस जो कि डार्क की साइड वाला होता है वो इनसे सिपाहियों की मांग करता है और अंत में जाके ये बंदा अपने बस बहुत ही कम सिपाही देने के लिए मानता है, क्योंकि ये बोलता है कि तुम लोगों ने भी तो हमें कम ही सिपाही दिए थे। और जब कैराटूस वाला बंदा बोलता है कि हमने डार्क जैसा मास्टर दिया था तो तुम भी दो, तो वो बोलता है कि हमारे पास में बस मिनरवा ही एक मास्टर है और वो भी बहुत ज्यादा बिजी है। और इसी के साथ में वो लोग ऐसे बहुत देर तक बातें किए ही जा रहे होते और यही अंत होता है कि वो बहुत ही कम सिपाही देता है और कुछ नहीं। और हम देखते हैं कि जब वे बातचीत खत्म हो जाती है तो वो टकला बंदा बाहर आ जाता और कहता है कि ये बास्टार्ड्स कहीं के। तो उसके साथ में जो बंदा होता है वो कहता है कि मैं सच में ये सोच रहा हूँ कि अब हमारे साथ में करुमा के साथ में दोस्ती रखने का कोई पॉइंट भी है। तो वो टकला वाला बंदा कहता है कि ये मत बोलो, और अगर हम लोग अभी करुमा के हाथों को छोड़ देंगे तो हमारा देश बहुत ज्यादा खतरे में आ जाएगा। दूसरा बंदा कहता है तो आखिर आपके दिमाग में और क्या चीज है। और वो टकला बंदा कहता है कि हम और जो गेम का राजा है और साथ ही में मिरान अलायंस का जो चेयरमैन है वो वहीं पर है नहीं। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि वो लोग कहीं पर एक कैसल में होते हैं और मिरान अलायंस का चेयरमैन बोलता है कि आपको इंतजार करवाने के लिए माफी चाहता हूँ और ये कोई ऐसी चीज नहीं जो कि मैं अकेले डिसाइड कर सकता और इसीलिए मैंने कॉन्फ्रेंस बुलाई। और हम देखते हैं कि जो भी कारुमा और कोरिंथ के बीच के छोटे मोटे 5 देश होते हैं उन सभी के राजा वहां पर आते हैं। और वो टकला बंदा कहता है कि आपका डिसीजन काफी ज्यादा समझदार वाले है। और वो टकला बंदा कहता है कि आपका निर्णय काफी ज्यादा समझदारी वाला है। और हम देखते हैं कि इसमें भी वापस बहुत ज्यादा लंबी बातचीत होती जो कि अभी मैं समझाऊंगा तो तुम लोग मेरा वीडियो बंद कर दोगे। और हम देखते हैं कि ये लोग टोटल मिला के ऐसे बातचीत करते हैं कि जो मिरान अलायंस है छोटे मोटे 5 देशों की, वो लोग किसी भी एक जगह पर अंदर मिलना नहीं चाहते। जैसे कोरिंथ वाले या तो इनको अपने अंदर मिला लेंगे या करुमा वाले, और ये लोग चाहते हैं कि ये सभी देश आजाद रहे। और इसी तरह से बहुत देर तक बातचीत करने के बाद में टकला बंदा कहता है कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए और तुम हमें सिपाही दो ताकि हम ये कोरिंथ के अंदर अपने सिपाही कम होने के कारण कब्जा नहीं कर पा रहे ठीक से। और ये सब बात होते हुए वो जो मिरान अलायंस का लीडर होता है वो कहता है कि हमारी 2 कंडीशन है कि तुम हमारे देश के साथ में हमेशा के लिए परमानेंट दोस्ती बनाए रखोगे और साथ ही में हमारे दोस्ती का एक सिग्नल होने के लिए हमें तुम्हारे जो एकदम क्राउन प्रिंस है मतलब सबसे बड़ा राजकुमार उसकी शादी करानी होगी हमारे मिरान अलायंस में किसी से भी। और वो टकला बंदा कहता क्राउन प्रिंस है। और आगे वो कहता कि क्राउन प्रिंस थोड़े मुश्किल होंगे, कैसा रहेगा कि दूसरे राजकुमार, और वो बहुत ही ज्यादा समझदार इंसान है। और सामने वाला बंदा कहता है दूसरा राजकुमार, जितना मैंने सुना उसके अनुसार तो वो कोरिंथ में भी हॉस्टेज और उसको पकड़ के रखा गया है। टकला बंदा कहता है कि हाँ। और इसी के साथ में हम कहीं और का सीन देखते हैं जहाँ पर कि कोरिंथ के अंदर जो दूसरा राजकुमार होता है वो एक किताब पढ़ रहा होता है और कहता मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम खुद यहाँ पर आ जाओगे, काउंट बेल्केना क्रोवा। और हम देखते हैं कि क्रोवा वहां पर होता है और कहता है कि मैं खुश हूँ कि आप बहुत ही ज्यादा हेल्थी हो, योर हाइनेस सेकंड राजकुमार। दूसरा राजकुमार कहता तो ये है हमारा फैंटम नाइट ऑर्डर। और क्रोवा कहता कि हाँ, और ये बहुत ही ज्यादा हमने इनको खास करके सिलेक्ट किया इस मिशन के लिए। और वो राजकुमार कहता हाँ कौन सा मिशन। और क्रोवा कहता कि ये ऑब्वियस नहीं है, हमें आपको यहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए आए हैं योर हाइनेस। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि वो मिरान अलायंस वाला बंदा कहता तुम सेकंड प्रिंस को रेस्क्यू करने चाहते हो वो भी कोरिंथ से। टकला बंदा कहता कि हाँ, और उसको बचाने का रेस्क्यू करने का जो प्लान है वो लगभग अभी शुरू हो चुका होगा। और ऑफकोर्स ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ी सीक्रेट है और मुझे उम्मीद है कि तुम अभी ये चीज़ बाहर नहीं बताओगे। और इसी के साथ में वो सभी लोग बातें किए जा रहे होते हैं कि राजकुमार को आने के बाद में ही ये डिसाइड करते। और टकला बंदा कहता है कि ये सब तुम्हें हम पर भरोसा करना होगा वगैरह वगैरह, जो मैं स्किप कर रहा हूँ वापस। और इसी में मेरे 2 चैप्टर तो ऐसे चले गए स्किप करने में। और हम देखते हैं कि इसी के साथ में बातचीत हो जाती है और वो मिरान एलायंस का लीडर कहता है कि हम लोग 3 दिन के बाद में आपको सिपाही भेज देंगे टेलीपोर्टेशन सर्कल से। और जब वो टकला बंदा कहता है थैंक यू और वहां से चला जाता है तो दूसरे लोग कहते हैं ये जो वो करुमा का वो बेशर्म बास्टार्ड था ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है यार, और हम लोग इसको करुमा वाले से तो कंपेयर भी नहीं कर सकते। दूसरा बंदा कहता है कि हाँ यार, और ये हमसे इस तरह से डील करके चला गया वो भी उस राजकुमार के लिए जिसको कहीं पर बंदी बना के रखा गया है और जो कि अभी तक सुरक्षित लाया भी नहीं गया है। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि कहीं एक जगह पर जहाँ पर कि वो जो जादूगर पहले जेम्स के साथ में हमने देखा होता है वो कहता है कि आज बहुत ही ज्यादा ठंडी हवा है तो आखिर आप अंदर आराम क्यों नहीं कर रहे हो योर हाइनेस। तो जेरी कहता है कि जॉर्ज, और अब मैं कोई ग्रैंड ड्यूक नहीं हूँ तो प्लीज मुझे कोई ऐसे मत बुलाया करो जिसने कि अपने नाइट की कस्मों को भी छोड़ दिया है। और वो जादूगर कहता है प्लीज ऐसा मत कीजिए। और जेरी कहता है आखिर तुम वापस क्यों नहीं चले जाते, और मैं कोई अब नोबल नहीं हूँ कोरिंथ का और तुम्हें मुझे फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। वो जादूगर कहता तुम एक ऐसे इंसान हो जिसकी मैं सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि आखिर एक कोरिंथ जिसके पास में कि तुम नहीं हो, और मैं सच में ऐसी जगह पर रहना भी नहीं चाहता। जेरी कहता तुम पागल हो हाँ, और अगर ऐसी बात है तो चलो
और तुम्हें जो होना है वो मैं तुम पर छोड़ता हूँ, लेकिन अब मैं कोई ड्यूक वगैरह नहीं हूँ, तो तुम मुझे बस ऐसे योहाइनेस वगैरह नहीं बुला सकते। तो वो जादूगर कहता ठीक है वेलेंसिया। और चेरी कहता और मुझे बार बार डिस्टर्ब मत करो और यहाँ से चले जाओ प्लीज। जादूगर कहता यस सर। और आगे हम देखते हैं कि कहीं पर बहुत ज्यादा शाम हो चुकी होती है और चेरी बैठा हुआ मन में सोच रहा था ग्रेशियन, और तुम बस हमको ऐसे छोड़कर चले गए और तुम्हें किसी ने किडनैप वगैरह या फिर मार तो नहीं दिया राइट। टेरासो, मिनोवा और ब्लैक नाइट और यहाँ तक कि क्रिम्सन नाइट और इतने सारे टाइटन वगैरह बनाने के बाद में तुम फाइनली देख पाए थे कि तुम्हारे आसपास में क्या चीजें थी, जैसा कि मैं अभी देख रहा हूँ, और तुम्हें बहुत ही ज्यादा बेकार लगा होगा नहीं। और मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, और अब मुझे लगता है कि मुझे भी ये समझ में आ गया कि आखिर तुम्हें कैसा लगा था। और वो सामने देख रहा होता और कुछ वेवरन उड़कर जा रहे होते और हम देखते हैं कि चेरी वो देख रहा होता है और वो सामने देखते हुए कहता है एक वेवरन राइडर, और ये साउथ की तरफ से आ रहा। और तभी एक जादूगर आता है कहता कि चेरी और यहाँ पर ये कैराटूस के, तो चेरी कहता कि मैंने देख लिया और इनका ऑब्जेक्टिव, और वो बंदों का ऑब्जेक्टिव क्या है। और हम देखते हैं कि वो सामने देखता है तो कुछ लोग और काले कपड़ों में खड़े होते हैं और चेरी कहता एक मिनट ये कपड़े, और वो कहता 1 2 4 और टोटल 12 लोग हैं और लगता है कि उनमें से एक नाइट नहीं है। जादूगर कहता आखिर यहाँ पर क्या हो, तुम ये देख सकते हो क्या। और चेरी कहता है कि मुझे समझ में तो नहीं आ रहा क्या हो रहा है, लेकिन चलो मैं पर्सनली वो देख कर आता हूँ और तुम यहाँ पर छुप कर खड़े रहो, क्योंकि वहां पर ऐसी कोई चीज नहीं जो कि यहाँ पर नाइट्स के बीच में जादूगर कर सके। और जादूगर कहता है लेकिन तुम अभी तक पूरी तरह से रिकवर नहीं हुए और यहाँ तक कि तुम्हारे पास में टाइटन भी नहीं है। चेरी कहता है कि अपना मुंह बंद करो जॉर्ज, और आखिर मैं जो चीजें कर सकता हूँ वो तुम्हारे जैसा कोई बात भी नहीं कर सकता। और इसी के साथ में चेरी वहां पर वेवरन्स को देखता है और बस देखने के साथ में वेवरन वहां पर बेहोश होकर नीचे गिरने लगते हैं और सभी लोग कहते हैं ये क्या हो रहा है, और वो सभी लोग नीचे गिर रहे हैं और जल्दी से वेवरन के राइडर्स को कैच करो। और हम देखते हैं कि धमाका होता है और जो क्रोवा की टीम वाले होते हैं वो राइडर्स को पकड़ लेते हैं। और एक बंदा कहता है आखिर अभी भी हुआ क्या। दूसरा बंदा कहता है कि वो वेवरन अचानक से बेहोश हो गए यार। और तभी हम देखते हैं कि वेवरन के मुंह से झाग निकल रहा होता है और एक बंदा कहता लगता है कि वो लोग डर के कारण बेहोश हो चुके हैं। और राजकुमार आते कहता वो लोग ठीक तो है ना। क्रोवा कहता योहाइनेस आपको इतना ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। और कोई कहता कैप्टन वहां पर, और हम देखते हैं कि चेरी भागते हुए उनकी तरफ आ रहा होता है। क्रोवा को देखते हुए कहता चेरी, और जल्दी से सभी लोग अपने टाइटन बाहर निकालो और तुरंत। और इसी के साथ में वो राजकुमार को चेरी देख लेता है। चेरी अपने एक तलवार का माना ब्लास्ट करता है और वो राजकुमार की तरफ भी जा रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि एक टाइटन उसको रोक लेता है और कहता है योहाइनेस आप ठीक तो हो ना। राजकुमार कहता आखिर चल क्या रहा है। क्रोवा कहता है कि मुझे लगता है कि हमने सबसे ज्यादा बेकार सिचुएशन में हम लोग अब फंस चुके हैं और यहाँ पर सिर्फ 5 ही लोग हैं जो कि टाइटन को राइड कर सकते हैं क्या। तो दूसरा बंदा कहता है हाँ कैप्टन, और लगता है कि दूसरे 5 लोग मर चुके हैं। और एक और बंदा कहता है कि मैं जो राइडर्स है उनको अपने साथ में ले जाऊंगा और दूसरे 2 लोग, और तुम लोगों को हो सके वो वेवरन जो कि सेकंड प्रिंस को यहाँ से ले जाएगा उसको ले जाना होगा, और बाकी सभी लोग हम उसके लिए थोड़ा समय लाएंगे। और योहाइनेस प्लीज आप चिंता मत कीजिए और हम लोग अपनी जान खतरे में डालकर भी आपको बचाएंगे। चेरी कहता है कि तुम यहाँ से भाग नहीं पाओगे, तुम चूहे बास्टार्ड्स कहीं के। और इसी के साथ हमारा चेरी होता है उसने एक माना स्लैश मारा होता है और जो क्रोवा और उसकी टीम वाले होते हैं वो अपने टाइटन सामने लाकर उसके स्लैश को रोक देते शील्ड वगैरह लगाकर। और चेरी कहता है एरियस, और हम देखते हैं कि एरियस जो कि वो हमारे काराटूस का दूसरा राजकुमार होता है जिसको कि कोरिंथ में भेजा गया होता है एक होस्टेज के रूप में। चेरी कहता है कि अभी के अभी उस राइडर के साथ में साइड हो जाओ और तुम हमारी लड़ाई में बीच में आ रहे हो। तो क्रोवा और दूसरे लोग कहते ठीक है। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि वो लोग एक राइडर को बाहर निकालते जो कि वेवरन राइडर होता है, और वो नीचे आता है कहता योहाइनेस प्लीज मुझे माफ करना। और इसी के साथ में वो उस राजकुमार को उठाता है और साइड में भागने लगता है और चेरी वो सब देख रहा होता है और राजकुमार मन में सोचता है क्या, और वो मुझे बस ऐसे ही जाने दे रहा है। और हम देखते हैं कि चेरी के पीछे से जब वो जा रहा होता है तो वो चेरी के साथ में जो दूसरा जादूगर होता है वो किसी तरह का जादू इस्तेमाल करता है और अचानक से बहुत सारे काले काले हाथ आकर इन दोनों को ही पकड़ लेते और वो लोग हिल नहीं पाते। क्रोवा कहता शिट, और योहाइनेस। चेरी कहता चलो एक शर्त लगाते और मैं तुम सभी लोगों को जब तक कि उस बच्चे के ऊपर से वो जादू का इफेक्ट हटेगा उससे पहले हरा दूंगा, और मतलब कि मार ही डालूंगा। और तुम्हें क्या लगता है दोनों में से कौन सी चीज ज्यादा जल्दी होगी। और आगे हम देखते हैं क्रोवा कहता आखिर तुम क्या बोल रहे हो, और क्या ये हो सकता है कि तुम्हारे पास में अब टाइटन नहीं है। चेरी कहता क्या इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या। और क्रोवा मन में सोचता ये है हमारा चांस। और वो कहता तो तुम बोल रहे हो कि तुम हमारे 5 टाइटन से लड़ सकते हो वो भी बिना टाइटन के, और यहाँ तक कि हमारे हाइनेस डार्क रोनियर वो भी बस 3 ही टाइटन से लड़ पाए थे। और चेरी कहता वो ऐसी बात है। और इसी के साथ में वो कहता ठीक है तो चलो, और ओरा फायर। और आगे वो कहता ये इंटरेस्टिंग है, तो मुझे खुद ही देखना होगा कि आखिर हम दोनों में से कौन है जो कि मार्शल आर्ट के एकदम टॉप तक पहुंचा हुआ है। क्रोवा की टीम वाला एक बंदा कहता लगता है कि तुम हमें कुछ ज्यादा कम समझ रहे हो, और दूसरा बंदा कहता है कि हाँ माना के अगर टर्म्स में देखा जाए तो हम लोग तुमसे ज्यादा ऊपर है, और क्योंकि 5 टाइटन है इसलिए। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि चेरी अपनी तलवार को घुमाता है और बस उन दोनों की ही तलवारों के सामने अपनी तलवार को लाकर दोनों टाइटन को पीछे धकेल देता है, और वो दोनों ही टाइटन को जो राइड कर रहे थे वो कुछ समझ नहीं पाते। चेरी अपनी तलवार सामने लाता है
और वो दोनों टाइटन उधर ही खड़े होते हैं। चेरी एक वार करता है और हम देखते हैं कि ये वार सीधा उस टाइटन के सिर की तरफ जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि तभी उस वार से कोई तलवार टकराती है और चेरी कहता है कि मैं तुम्हारे सिर को उड़ाने वाला था। और हम देखते हैं कि उस टाइटन का बस एक हाथ ही कटा होता है और वो टाइटन कहता है कि कैप्टन। और क्रॉ मन में सोचता है कि मुझे लगा था कि मैंने उसके हमले को पूरा भेज दिया है, लेकिन मैंने बस इसका रास्ता थोड़ा सा बदला, और लेकिन फिर भी हम लोग नंबर्स में इससे आगे हैं और हमें एडवांटेज है। और इसी के साथ में सारे टाइटन्स ऊपर से कूदते हैं और चेरी अपनी तलवार सामने लाकर डार्क की ही तरह वो ब्लॉक वाली टेक्निक इस्तेमाल करता है। और क्रोआ मन में सोचता है ये हमारे डार्क रोनिर की टेक्निक है। और आगे कहता लेकिन यहाँ तक कि ये भी काफ़ी नहीं है एक टाइटन के हमले को रोकने के लिए। और इसी के साथ में वो ऊपर से कूदता है और एक हमला करता है। हम देखते हैं कि जब वो हमला करता है तो वहाँ पर थोड़ी देर बाद में वो कहता है हाँ आखिर ये क्या चीज़ है। और हम देखते हैं कि उनकी तलवार चेरी को छू ही नहीं पाती है और वो टाइटन कहता मैं हिल नहीं पा रहा, और ये कोई मैजिक है क्या। और चेरी कहता है कि ये तुम्हारे ड्यूक रोनिर की टेक्निक है डार्क की, और जिसमें कि वो माना का इस्तेमाल कर कर सबको जकड़ लेता है। और क्या तुम लोगों को इस टेक्निक के बारे में नहीं पता है? और लगता है कि मैं उस डार्क को तुम लोगों से ज़्यादा बेहतर जानता हूँ। और हम कहीं और का सीन देखते हैं जहाँ पर कि डार्क अपना कान खुजा रहा होता है और कहता क्या कोई मेरी बुराई कर रहा है क्या। और कैप्टन कहता हाँ आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। डार्क कहता कि मैं जहाँ से आया हूँ मुरिम की दुनिया में, उसमें ऐसी कहावत थी कि अगर तुम्हारे कान में खुजली होगी तो ऐसा है कि कोई तुम्हारी बुराई कर रहा होगा। और क्या ये हो सकता है टोजिर या फिर वो लोहार, और बहुत सारे लोग हैं जो कि मेरी बुराई करेंगे। और कैप्टन कहता है कि हाँ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आइडिया है। और इसी के साथ में वो शतरंज में एक प्यादा रखता है और कहता चेकमेट। डार्क कहता हाँ आखिर कब से। और पीछे से ड्रैगन आता और कहता बेटे। डार्क कहता आखिर तुम कहाँ गए थे। तो ड्रैगन बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और एक ड्रेस निकालते हुए कहता कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेने गया था और ये पूरी लड़कियों वाली ड्रेस है। डार्क कहता आखिर ये क्या है। ड्रैगन कहता आखिर और क्या, ये तो कपड़े है। डार्क कहता मेरा मतलब मुझे पता है कि वो कपड़े है। और हम देखते हैं कि उस कैप्टन को खतरे का सेंस हो गया था और वो कहता चलो और मुझे हमारी पेट्रोल ड्यूटी पर जाना है। डार्क कहता कि तुम ये तो नहीं बोलने वाले ना कि मैं ये कपड़े पहनूं। ड्रैगन कहता क्यों नहीं, और क्या तुम्हें पता भी है आखिर मुझे कितना बुरा लग रहा था जब तुम हमेशा ऐसे काले कपड़े ही पहन के घूमते हो। और आगे वो कहता है लेकिन। डार्क कहता है लेकिन क्या। और बाद में ड्रैगन कहता इसके साथ में यहाँ पर ये एक और भी है नेकलेस भी। डार्क कहता तुमने उस फायर हैमर मतलब कि हमारे ड्वार्फ से कहा ना इसको बनाने के लिए, राइट। और ड्रैगन कहता चलो और तो क्या हुआ, और इसको पहन कर देखो। डार्क कहता है कि मेरी लाश के ऊपर से। और हम देखते हैं कि वो बार बार इधर उधर जाए और जा रहा होता है। और ड्रैगन कहता क्यों, और ये बहुत ही ज्यादा प्रीटी है ये रखो। डार्क कहता मैं नहीं पहनना चाहता। ड्रैगन कहता कम ऑन ऐसे मत बनो यार। डार्क कहता नो थैंक्स। और आगे ड्रैगन कहता मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की थी तुम्हारे लिए। डार्क कहता नहीं। आगे ड्रैगन वापस जाते कहता है हाँ, और तुमने मेरा इतना ज्यादा मजाकिया पोस्टर बनाया था और तुम्हारे पूरे कैसल पर लगा दिया था। डार्क कहता एक मिनट रुको, आखिर तुम वो चीज अभी क्यों बोल रहे हो। और हम देखते हैं कि कहीं पर ड्यूक रॉबिन्स की होता है और वो डार्क के सामने बैठा होता है। डार्क कहता क्या तुमने मुझे बुलाया, और शट अप। और रॉबिन्स की मन में सोचा मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, लेकिन डार्क कहता जल्दी से जो भी तुम बोलना चाहते हो तुरंत जल्दी बोलना। और रॉबिन्स की कहता वो और चलो कुछ भी हो, लेकिन मुझे पता था कि तुम एक ब्यूटी हो, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि तुम इतने खूबसूरत थे। डार्क कहता मैंने तुमसे कहा था कि अपना मुंह बंद करो और जल्दी से बात करो, नहीं और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कमांडर हो या कोई भी हो, लेकिन मैं तुम्हें मार दूंगा। और आखिर ये फूल वगैरह क्या है, और इन फूलों को मेरे ऊपर से हटाओ यार। और रॉबिन्स की मन में सोचा आखिर मैं उससे बात कैसे करूँ अगर मैं शटअप हो जाऊंगा तो, और क्या मुझे अभी के लिए उसको अकेला छोड़ देना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि डार्क एक जगह पर बैठा होता और कहता क्या 5,000 लोग, और तुम मजाक कर रहे हो राइट। रॉबिन्स की कहता उन लोगों ने कहा था कि उनके पास में इतने लोग नहीं है कि वो हमें सिपाही दे सके, और बस 5,000 लोग दे रहे। और डार्क कहता कि वो जो मोटा आदमी हमारा टकला वो बस ऐसे चुपचाप सुनकर ये मंजूर करके आ गया और मुझे उसकी जबान काट देनी चाहिए। रॉबिन्स की कहता कि वारिस वो बाद में तुरंत मेरान एलायंस की तरफ गया था और हमारे लिए और सिपाही लेकर आया। डार्क कहता कि हाँ, और लगता है कि उसमें थोड़ी बहुत सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और तो आखिर मुझे शक है कि तुमने मुझे बस यहाँ पर बात करने के लिए बुलाया होगा, तो मुझे क्या करने की जरूरत है। रॉबिन्स की कहता कि तुम सच में काफी ज्यादा समझदार हो ऐसे मामलों में, और वेल मैं चाहता हूँ कि तुम करुमा में जाओ और हमारे लिए कुछ सिपाही और ज्यादा मंगवाओ उनसे। और तुम लोगों को याद ना हो तो बता दूं, कल वाले बोरिंग एपिसोड में जो वो टकला आदमी बात करने गया था, तो करुमा वाले जो बात करने वाला होता है वो बस 5,000 सिपाही देने के लिए तैयार होता है और उससे ज्यादा नहीं देता है। डार्क कहता क्या तुम चाहते हो मैं जाऊँ। रॉबिन्स की कहता अगर तुम नहीं चाहते तो तुम हम सबके ओवरऑल कमांडर बन जाओ तब तो। और हम कहीं और का सीन देखते हैं जहां पर कि जंगल के अंदर एक बंदे को पकड़ के रखा गया था और वो कहता तुम कौन हो और प्लीज मुझे जिंदा छोड़ दो। और उसको एक इंसान बोलता है कि मुझे पता है कि तुम गेट के इंस्पेक्शन करने वाले हो कैसल के, और अगर तुम मेरे सवालों का जवाब ठीक से दोगे तो मैं तुम्हारे परिवार को जिंदा छोड़ दूंगा। और वो आदमी कहता एक मिनट क्या क्या मैं मरने वाला हूँ। तो हम देखते कि एक लड़की कहती सॉरी लेकिन हम लोग एक भी गवाह को जिंदा नहीं छोड़ सकते राइट। और लेकिन बेकार चीज ये है कि मेरा याददाश्त बुलाने वाला मैजिक इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं है। और हम देखते कि वहां पर डेमियन भी होता है और कहता चलो और हमारे सवालों का जवाब दो, और क्या तुम्हें डार्क फ्लाइट को तुम जानते हो। और वो बंदा थोड़ा डर जाता है।
डेमियन कहता कि जरा ये देखो, और ये बहुत ही ज्यादा जल्दी कांपने लगता है जब भी वो लोग ये नाम सुनते हैं, डार्क क्लाइड, ना कि ड्यूक डार्क रोनिर। और इसका मतलब कि वो अभी ड्यूक डार्क से नहीं डरता है। और वो बंदा कहता है 1 मिनट, वो लड़की कहती है कि मेरे पास एक और स्पिरिट है और मैं इसको तुम्हारे घर पे भेज सकती हूँ। तो वो आदमी कहता है कि मैं बात करूंगा। और एक कुछ समय पहले एक लाल बाल वाला इंसान आया था जो कि कुछ 20-30 साल का ही लग रहा था, और उसने कहा था कि वो डार्क क्लाइड का पिता है। और बाद में उसने अपने बेटे को देखने के लिए हमारे गेट वगैरह भी तोड़ दिए थे उससे मिलने के लिए। डेमियन कहता उसका बेटा। और आगे वो आदमी बता रहा था कि हाँ, और उस समय बेरन क्लाइड ऑलरेडी कहीं ड्यूक डार्क रोनिर बन चुके थे और उनका नाम बदल गया था, तो हमें पता नहीं था आखिर वो कौन है। और क्योंकि उसने उस औरत को अपना बेटा बुलाया तो हमने उसका पीछा कर कर उसको वहां से भगाने की भी कोशिश की थी। हमें लगा कि वो पागल होगा, लेकिन उस इंसान ने खतरनाक जादू इस्तेमाल किया और कैसल का दरवाजा ही तोड़ दिया, और वो भी बिना किसी जादू का मंत्र बोले। और वो दोनों लोग देखकर चौंक जाते। और आगे वो बंदा बता रहा था कि हाँ, और लेवल 1 इमरजेंसी ऑर्डर दिया गया था, और भले बहुत सारे इंपीरियल जादूगर वगैरह आए थे, वो सब भी उसको रोक नहीं पाए। और बाद में जब हमारा राजा और खुद इंपीरियल मैजिशियन यहाँ पर बात करने आए थे अच्छे से, और तब वो आदमी शांत हुआ। और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक इंसिडेंट था जो कि हमारे कैसल को भी डिस्ट्रॉय कर देता। और वो लड़की कहते इनक्रेडिबल, और इतना भी ताकतवर कोई है। आगे वो आदमी कहता कि हाँ, और उसके बाद में हमारे इंपीरियल मैजिशियन ने उससे कहा था कि डार्क क्लाइड ऊपर वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले उसके सिर के 2 टुकड़े हो जाते और वो मर जाता है। और डेमियन कहता आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे उससे और सवाल पूछने थे। वो लड़की कहती हम उससे और नहीं पूछ सकते। और इसी के साथ हमारा ये था कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे उस बंदे से और सवाल पूछने थे। तो साथ वाली लड़की कहती हम उससे और कुछ नहीं पूछ सकते। डेमियन कहता क्यों नहीं। तो वो लड़की कहती एक जादूगर, और वो कभी एक नाइट से जीत नहीं सकता, और तुम्हें ये पता होगा क्योंकि तुम एक नाइट हो नहीं, लेकिन एक इंसान जिसने कि बहुत सारे नाइट्स को हरा दिया, और वो भी एक जादूगर था। तुम्हें क्या लगता है ऐसा कोई जादूगर होगा इस दुनिया में। डेमियन कहता मुझे पता नहीं, और शायद हमारे ग्रेशियन वो ये कर सकते हैं। तो वो लड़की कहती उसने कहा था ना कि यहाँ पर कुछ ग्रेजुएट्स भी थे, और उन लोगों के पास में टाइटन भी होंगे क्योंकि वो लोग इंपीरियल कैसल के अंदर थे, महल के अंदर। लेकिन खुद राजा आ गया था उससे शांत कराने के लिए, और एकदम अच्छे से बात की, और तुम समझे नहीं क्या। और डेमियन कहता ये मत कहना कि वो इंसान वो एक ड्रैगन है। तो वो लड़की कहती कि हाँ, और वही वो ड्रैगन ही होगा, और वो इतना ताकतवर है कि वो पूरे देश से भी नहीं डरता है। और डेमियन कहता तुम बोल रहे हो कि डार्क एक हैचलिंग है, मतलब कि ड्रैगन का बच्चा। तो वो लड़की कहती कि हैचलिंग वो मास्टर के लेवल तक नहीं पहुंच सकते, और वो जरूर एक म्यूटेंट ड्रैगन होगी जिसको कि तलवारबाजी सीखना पसंद हो। डेमियन कहता कुछ भी हो, लेकिन इसका सेंस बनता है कि आखिर उसने इस औरत को अपना बेटा क्यों बुलाया। और क्योंकि ड्रैगन्स बाइजेंडर्स होते, मतलब कि उनके लड़का और लड़की दोनों जेंडर होते, ना कि एक। और वो लड़की कहती कि हाँ, और चीजें बहुत ही ज्यादा हमारे लिए खतरनाक हो सकती है अगर हम लोग उस ड्रैगन के बारे में ज्यादा खोजने की कोशिश करेंगे। डेमियन कहता चलो हम लोग वापस जैकरन के किले पर चलते, और हमें जल्द से जल्द इस रिपोर्ट को कामू को देना होगा। और इसी के साथ में हम कहीं और का सीन देखते जहाँ पर कि एक बंदा कहीं पीछे जाकर लाइब्रेरी में टकराता और उसके ऊपर किताबें भी गिरती है, और ये वही बंदा होता करुमा का तरफ से बात करने वाला। और डार्क कहता क्या तुम ही हो मार्किस ग्रेशिन, और तुम ही हो ना जिसने कहा था कि तुम हमें बस 5000 सिपाही भेजोगे। तो ग्रेशिन कहता योर हाइनेस, और प्लीज थोड़ी देर के लिए बात करते ना, बातचीत से मामला सुलझ जाते। तो डार्क उसका कॉलर पकड़ते हुए कहता है कि मैंने सुना यहाँ पर जब मैं आ रहा था कि मिरान हमें 4 डिवीजन भेज रहा है, और आखिर तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है। तो वो बंदा कहता हम लोग और सिपाही भेजेंगे। डार्क कहता बहुत देर हो चुकी है तुम बेशरम बास्टर्ड। और पीछे से ड्रैगन कहता बहुत अच्छा काम किया बेटे, और इस घमंडी हॉबिट को मार दो। और डार्क कहता प्लीज और थोड़ी देर के लिए तुम शांत हो जाओ जब तक कि मैं काम कर रहा हूँ। और तभी वो पीछे मुड़ता और उस बंदे को ड्रैगन की तरफ फेंकता है, और वो ड्रैगन कहता है और ठीक है मैं चुप रहूंगा यार। और डार्क कहता वो बात नहीं है यार। और तभी हम देखते हैं कि किसी की आवाज आती है कि वाह, और ये सच में हेलो बोलने का कितना खतरनाक तरीका नहीं। और वहां पर मिनरवा आती है और उस बंदे का पैर पकड़ लेती जो गिरने वाला होता है। मिनरवा कहते काफी समय से नहीं मिले नहीं, और ड्रैगन कहता ओह, और उसने मुझ पर नहीं फेंका था तब तो। और मिनरवा कहते चलो इसको यहाँ से ले जाओ और इसका हॉस्पिटल में इलाज कराओ। दूसरे लोग कहते यस मैम। आगे मिनरवा कहते तुम्हारा नाइट ऑर्डर काफी ज्यादा ताकतवर है, तो मुझे लगा था कि 5000 सिपाही काफी होंगे, लेकिन क्या वो बात नहीं है, और चीजें हमारे लिए भी बहुत ज्यादा अर्जेंट है अभी। डार्क कहता ओह, और क्या मुझे तुम्हें डायरेक्टली सिखाना चाहिए कि आखिर असलियत में अर्जेंट क्या होता है। और डार्क एक हमला करता है, और डार्क की वो तलवार जाकर मिनरवा की तरफ आती है, और मिनरवा अपनी तलवार सामने निकालती है, और उसकी तलवार कांप रही होती है डार्क की तलवार से टकरा टकरा के। और ड्रैगन वो देखते हो कहता तुम तलवार इस्तेमाल करने में काफी ज्यादा अच्छी हो, और क्योंकि तुम एक ड्रैगन की हड्डी से होने वाले हमले को रोक पाई। डार्क कहता है तो आखिर तुम्हें क्या लगता है कि अगर करुमा के पास में और कोई मास्टर जिंदा नहीं बचेगा तो मिनरवा कहते 1 मिनट रुको और हम तुम्हें और सिपाही भेजेंगे। तो डार्क कुछ बोल नहीं रहा होता। मिनरवा कहते आखिर तुम्हें कितने सिपाहियों की जरूरत है। डार्क कहता क्योंकि मिरान ने टोटल 4 डिवीजन भेजे तो तुम 6 डिवीजन भेजोगे, और इसको टोटल 10 कर देना। और मिनरवा कहती ठीक है, और वो कहते ठीक है, और इससे ज्यादा तो भेजना हमारे लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल होगा।
डार्क कहता चलो और मुझे एक शराब की अच्छी बोतल भी दो, ये मैं अपने पिता को देना चाहता हूँ। और वो ड्रैगन कहता हुर्रे, और अच्छा हुआ कि मैं आज यहाँ पर इसके साथ में आया। मिनर्वा मन में सोचती कि भले ही कोई एक इंसान एक ग्रैंड मास्टर के लेवल पर जा सकता है कम उम्र में भी, लेकिन एटलीस्ट वो 70 साल से ज्यादा के होंगे, भले कम उम्र भी इतनी ही कही जाती है। और डार्क के पिताजी, उसको भी कम से कम है ना अपने 80 साल के आसपास की उम्र में होना चाहिए था, लेकिन उसका नौजवान रूप, और उसने कहा था ना कि उसका पिता एक जादूगर है, और जब ये पॉसिबल है कि तुम जादू का इस्तेमाल कर कर जवान दिख सकते हो, लेकिन इनकी फिजिकल एबिलिटीज और उम्र भी ऐसी नॉर्मल होती है, लेकिन ये बस इसका रूप ही नहीं है, लेकिन उसकी नजरें। और तभी मिनर्वा वहां से मुड़ती और कहती मैं अभी तुरंत लेकर आती हूँ। और वो मन में सोचती ये खतरनाक जो प्रेशर है उस पर से आता है, और वो पक्का कोई आसान और नॉर्मल इंसान नहीं है। आगे हम कहीं और का सीन देखते हैं जहां पर कि रॉबिन्स की बोल रहा था बहुत अच्छा काम किया, और क्या मुझे शुरू से ही तुम्हें भेज देना चाहिए था क्या बातचीत करने के लिए। डार्क कहता बहुत हुआ, और अब मुझसे ऐसी छोटी मोटी चीजें मत करवाना, लेकिन लगता है कि यहाँ पर हमारे फ्रंट लाइन में भी थोड़ा बहुत शोर मच रहा है, आखिर बात क्या है। रॉबिन्स की कहता कि हाँ कुछ बहुत बड़ा हुआ है। डार्क कहता बहुत बड़ा, और तभी कोई आता है कहता ब्रदर, और मैं सारी डिटेल एक्सप्लेन करूंगा। डार्क कहता ओह, और क्रो तुम यहाँ पर आ गए, और एक मिनट तुम्हें क्या हो गया। क्रो कहता कि मैं चेरी से मिला था, और हम देखते हैं कि उसके एक हाथ पे प्लास्टर लगा होता है और टूट चुका होता है। डार्क कहता कि चेरी जो कि कोरिंथ से, और अब इसका और भी कम सेंस बन रहा है, आखिर तुम जिंदा कैसे बच गए। तो क्रोवा कहता कि मैं ऑलमोस्ट पक्का मर ही गया था, लेकिन अगर ये उस लाल ड्रैगन के कारण नहीं होता जिससे आप पहले मिले थे। और डार्क कहता ओह तुम्हारा मतलब कि बेमिरीड। और हम थोड़ा फ्लैशबैक देखते हैं, जबकि क्रोवा और उसके सारे जो टाइटन दोस्त होते हैं वो चेरी से लड़ रहे होते हैं, और चेरी ऊपर कूद कर एक हमला करता है जो कि खतरनाक सा दिख रहा होता है, और ये सारे टाइटन्स अपने शील्ड सामने लाते हैं। और हम देखते हैं कि जब चेरी का हमला लगता है तो चारों तरफ धूल वगैरह उड़ रही होती है, टाइटन्स की शील्ड भी टूट चुकी होती है, और चेरी अपनी तलवार नीचे कर नीचे की तरफ कूदता है, और ये वो डार्क का जैसा हमला करने वाला होता है जिसमें कि तलवार जमीन पर मारकर एक धमाका होता है, और क्रोवा वो समझ जाता है। और जब चेरी अपनी तलवार जमीन पर रखता है और क्रोवा देखे जा रहा होता है, चेरी कहता हाँ, और मुझे लगता है कि तुम्हारा टाइटन मेरे लिए कोई मैच नहीं है, और तुम्हें नहीं लगता। और हम देखते हैं कि उसने वो डार्क वाला हमला नहीं किया होता है, और क्रोवा भी कुछ समझ नहीं पा रहा होता है। आगे चेरी कहता है कि सबसे पहले मैं एक टाइटन के अंदर तब बैठा था जब मैं 16 साल की उम्र में था, और ये तब से अब 75 साल हो चुके हैं। और आगे वो क्रोवा के टाइटन के ऊपर चढ़ते हुए कहता है कि मैंने अपनी बॉडी के साथ में एक्सपीरियंस किया है कि आखिर किस तरह से टाइटन उम्र के साथ में डेवलप होते रहे जमाने के साथ में, और यहाँ पर और कोई इंसान नहीं होगी जो कि टाइटन को मुझसे बेहतर जानते होगे इस कॉन्टिनेंट में। और भले तुम्हारा टाइटन थोड़ा अलग दिखता हो, लेकिन ये क्राफ्ट्सवर्क से अलग दिखता है, लेकिन सेम मॉडल है, और इस लेवल का आउटपुट ये मुझे रोक नहीं सकता। और इसी के साथ में वो अपनी तलवार सामने लाता है और क्रोवा के उस टाइटन के सिर में घुसा देता है, और वो तलवार क्रोवा के एकदम सिर के पास में आ जाती है। चेरी इसी के साथ में उस टाइटन का सिर खोल देता है और कहता तुमने कहा था कि ड्यूचेस रोनिर उसकी जो लिमिट है वो बस 3 टाइटन को ही हराने की। हाँ, और ये कितनी मजाकिया बात है नहीं। और चलो कुछ भी हो, या तो वो सच में टाइटन को बहुत ज्यादा कम समझती है, या फिर वो टाइटन में इंटरेस्टेड ही नहीं है, और तुम लोग सच में उसको पाने के लायक नहीं हो, और इसलिए तुम लोगों को उसके बारे में और भी कम पता है, यहाँ तक कि मुझे भी तुमसे ज्यादा उसके बारे में पता है। और क्रोवा कुछ नहीं बोल रहा था। आगे चेरी कहता है प्रिंस एरियास, और वो राजकुमार वो सुनता है। आगे चेरी कहता है कि मैं ओरिजिनली तुम्हें कैराटूस का अगला राजा बनाने वाला था, और इसीलिए मैंने तुम्हें अलाउ किया था कि तुम हमारे एम्पायर के आर्टिस्ट से मिलो, तो तुम्हें पता चल सके कि हम कितने दोस्ताना लोग हैं। और एरियास कहता है मुझे लगता है कि अब वो और बात नहीं रही नहीं। चेरी कहता है कि हाँ, और एरियास अपनी आंखें बंद करते हुए सोचता है कि क्या मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ इससे पहले कि मैं वापस अपने घर पर जा पाऊँ। और चेरी कहता है लेकिन चिंता मत करो, और मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं मारूंगा, और यहाँ पर अब मुझे और कोई दोस्ती वाले इंटेंशन दिखाने की भी जरूरत नहीं, और मैं तुम्हारे दिल के अंदर अपना डर बिठाऊंगा। और इसी के साथ में वो वहां पर खड़ा होता है, और हम देखते हैं कि तभी उनको कुछ नोटिस होता है, सभी लोग ऊपर की तरफ देखते हैं, और वहां पर होती है वो लाल ड्रैगन। और चेरी कहते एक ड्रैगन, और आखिर कब से। और तभी वो दूसरा जादूगर भी वो देखकर थोड़ा डर जाता है और कहता ड्रैगन है। और हम देखते हैं कि जो वेवरन राइडर होता है वो कहता है चलो, और इसका जादू रिलीज हो चुका है, और वो कहता है योहाइनेस और मुझे टाइट पकड़ के रखना, और वो राजकुमार को लेकर भागने लगता है। और तभी राजकुमार कहता रुक जाओ यार, और एक कैरानोसा प्लेन बहुत ज्यादा बड़े है, और यहाँ पर हम लोग अपने वेवरन के बिना से पैरों से चलेंगे तो हम कहीं पहुंच ही नहीं पाएंगे। वेवरन राइडर कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता दूसरे राजकुमार, और प्लीज मैं ये किसी भी तरह से आपको आपके घर पर पहुंचा दूंगा, भले कुछ भी हो जाए। राजकुमार कहता है कि अगर तुम लापरवाही से मूव करोगे तो ड्रैगन के टारगेट बन सकते हो, और हमें यहाँ पर अपनी जिंदगी को खतरे में डालने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि वो वहां पर रुक जाता है, और राजकुमार ऊपर देखते हुए मन में सोचता है कि अभी ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आखिर यहाँ पर ये ड्रैगन क्यों आया है ये पता करना। और ड्रैगन कहता है कि मेरा नाम बेमरीड है, और मैं यहाँ पर इस जगह पर और मौतें नहीं होने दूंगी। और वो चेरी आ गया तो कहता ओ नोबल बींग, और ये इलाका तो आपका नहीं है राइट। तो वो ड्रैगन कहते कि ये एक नोबल बींग की ही रिक्वेस्ट है, और अगर तुम चाहो तो मैं डिक्लेयर कर सकती हूँ कि ये इलाका मेरा है।
और चेरी के भी थोड़े पसीने छूटने लगते। और आगे ड्रैगन कहती है कि सारे वेवरन्स अभी जिंदा है, तो अभी तुम वापस उनके ऊपर चले जाओ, रिटर्न हो जाओ। और क्रोवा कहता थैंक यू। और इसी के साथ में वो सभी लोग उड़ के चले जाते हैं। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कि जब वो सारे वेवरन के ऊपर बैठकर क्रोवा और उसकी टीम राजकुमार को लेकर चले जाते हैं, तो चेरी के सामने वो ड्रैगन अपने असली फॉर्म में आती है और कहती है चेरी वेलेंसियाड। और चेरी कहता तुम मुझे जानती हो? तो बेमिरिट कहती है कि ऑफकोर्स मैं जानती हूँ, और मैं तुम्हारे उस एक इंसान की पड़ोसी थी जो कि तुम्हें प्यार करता था, और मतलब कि तुम्हें पसंद करता था। चेरी कहता कि प्यार और पड़ोसी, और आखिर वो किसकी बात कर रही? बेमेरिट कहती लेकिन वो इंसान वो तुम्हें छोड़ के जा चुका, क्योंकि अब वहां पर प्यार और नहीं रहा। और चेरी कुछ समझ नहीं पाता और वो मन में सोचता कि एक मिनट, क्या ये इंसान वो हो सकता है ग्रेशन? और आखिर ग्रेशन कहाँ पर है? तो बेमेरिट कहता ओह लगता है कि वो इस नाम का इस्तेमाल कर रहा था। चेरी कहता प्लीज मुझे बताओ। तो बेमेरिट एक उसकी चेरी की तरफ इशारा करते हुए कहते तुम उस जगह पर जाओ जहां पर कि तुम उससे सबसे पहली बार मिले थे, और वो तुम्हारा वहां पर इंतजार कर रहा है। और चेरी वो सुनता है और हम अभी का सीन देखते हैं जहां पर कि डार्क कहता आखिर बेमेरिट ने ऐसा क्यों किया, और क्या उसने और कुछ नहीं कहा था, जैसे एग्जाम्पल के लिए कि हाँ तुम्हें इतना ताकतवर तो होना चाहिए एक ड्रैगन की पार्टनर होने के लिए वगैरह वगैरह। और डार्क कहता छोड़ो वो सब। क्रो कहता सॉरी, और उसने बस हमसे यहाँ से जाने के लिए कहा था, ये तो सब कुछ आपके कारण ही हुआ होगा ना ड्यूचेस रोनिर। और तभी हम देखते हैं कि ये आवाज किसी और की होती है और वो होता है सेकंड प्रिंस। और रॉबिन्स की कहता एक मिनट, आप इंपीरियल पैलेस में नहीं गए? तो वो राजकुमार कहता मैंने सुना कि आप वापस आ चुके हैं, तो मैं यहाँ पर तुमसे ढूंढने के लिए आया था, और मैं फाइनली हमारे एम्पायर के सबसे धारदार तलवार से मिल ही गया, और मेरा नाम आर्या से द सेकंड प्रिंस। डार्क कहता कि मैं सेकंड प्रिंस और मैं डार्क रोनिर हूँ। और वो राजकुमार कहता कि चलो, और मैं आर्मी में तो नहीं जा पाया, लेकिन मैं पढ़ाई लिखाई में काफी ज्यादा आगे गया था और मुझे इतिहास वगैरह पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद है। डार्क कहता कि हाँ मैंने भी सुना है कि तुम्हें किताबें बहुत पसंद है और तुमने एम्पायर के सारी किताबें पढ़ी हुई है, और यहाँ तक कि कोरिंथ की लाइब्रेरी को भी पूरा पढ़ डाला था। और वो राजकुमार कहता कि हाँ, और मैं ज्यादातर जो किताबें पढ़ता हूँ वो ड्रैगन के बारे में होती है, और इसके कारण मुझे ये सारी किताबें पढ़कर बहुत सारी चीजें पता लगने लगी। और ड्रैगन एक ऐसी प्रजाति है जो दूसरी सभी प्रजातियों को बहुत ही नीचा समझती है और कम समझती है। डार्क कहता कि हाँ ये बात तो सच है। और वो राजकुमार कहता लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वो उन लोगों के साथ में कनेक्शन बहुत ही ज्यादा अच्छे से रखते जो कि दूसरे प्रजातियों के होते, जब भी वो उनको कोई पसंद आ जाए, भले वो एंटरटेनमेंट के लिए क्यों ना हो। और जितना मैंने सुना है वहां पर हमारे क्रोवा से, तो वो जो ड्रैगन है वो तुमसे तब मिलने आई थी जब तुम वहां पर मीरान के अंदर से किसी से लड़ रहे थे, राइट? डार्क कहता कि हाँ सही कहा। और आगे वो बंदा कहता कि अगर ऐसी बात है तो ड्रैगन जरूर इस मीटिंग को तुम्हारे साथ में एक कनेक्शन के रूप में शुरू किया होगा, और इसीलिए मुझे लगता है कि उसने उन लोगों को बचाया जो कि तुम्हारे कमांड के अंदर थे, उनको मरने से बचाया। और इस तरह से देखा जाए तो ये तुम थे जिसने हमें बचाया, और मैं सच में इसके लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। और क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर आपकी उस लाल ड्रैगन के साथ में रिलेशनशिप क्या है? तो तभी कोई कुछ बोल नहीं रहा होता है, और तभी पीछे से वो ड्रैगन आते हुए कहता है कि वो मेरी होने वाली बहू है। और डार्क कहता रुक जाओ। और हम कहीं और का सीन देखते हैं जहां पर कि कामू कहता क्या कहा तुमने, और क्या ये सच में पॉसिबल है? डेमियन कहता कि हाँ ये पक्का पॉसिबल है। और वो लड़की भी कहती कि हाँ, और वरना कैराटूस इस तरह से एक्ट कैसे करता अगर वो उसको नहीं जानते तो। और हम देखते कामू कहता कैराटूस की ड्यूचेस रोनिर मतलब कि डार्क वो एक ड्रैगन है। और डेमियन कहता कि इसका सेंस बनेगा कि अगर वो एक ड्रैगन हैचलिंग है, क्योंकि ड्रैगन वो तो एक पूरे देश के साथ में भी लड़ाई करने से बिल्कुल हिचकिचाएंगे नहीं अपने नौजवान लोगों के लिए, और क्योंकि उनका कोई जेंडर नहीं होता है तो कोई अजीब बात नहीं होगी कि वो ड्यूचेस डार्क को अपना बेटा बुलाए। और वो लड़की भी कहती कि हाँ सही कहा। और जो हैचलिंग होते हैं वो ड्रैगन ऐसे होते हैं जो कि 500 साल या उससे कम के होते, और ये उसी के आसपास के लेवल के हो सकते जो कि हमारे चेरी वेलेंसिया जो कि 90 साल के, और वो ट्रेनिंग करके इधर तक पहुंची होगी। कामू कहता इम्पॉसिबल, और ड्रैगन्स कभी ट्रेनिंग नहीं करते, और उन लोगों के पास ऑलरेडी ड्रैगन हार्ट है जिसमें कि अनलिमिटेड माना स्टोर होता है, और बस बुढ़े होने के साथ में उनका माना बढ़ता जाएगा, तो वो ट्रेन क्यों करेंगे? और सेम चीज जादू के साथ में भी उनको वो चीज सीखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि माना इस्तेमाल करना तो उनके लिए सांस लेने जैसा है। और वो लड़की कहती हमें एक चीज तो ये सब पता नहीं है आखिर वो किस तरह की है, और ऐसी कोई रोमांटिक चीजें होगी उनके बीच में पता नहीं क्या। कामू कहता कि ये पॉइंटलेस है ये सोचना कि वो बस एक हैचलिंग है, और क्योंकि जो एकदम बड़े हो चुके ड्रैगन होते हैं वही अपने एंटरटेनमेंट के लिए ये सारी चीजें करते हैं इंसानों के बीच में आकर, तो हमें बस एक ही उम्मीद करनी होगी कि उसका पिताजी ड्रैगन ना हो। और वो लड़की कहती है अगर ऐसी बात है तो ये पिताजी और बेटी वाले ड्रैगन है ये कुछ ऐसे मजे के लिए शायद कर रहे हो। और डेमियन भी कहता है कि मुझे शायद ऐसा लगता तो नहीं है। और आगे वो कहता है मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कामू कहता है ड्रैगन्स और वो एंटरटेनमेंट के लिए ये सब करेंगे। डेमियन कहता है कि हाँ, और वो लोग वापस अपनी गुफा में चले जाएंगे ना जब उनका वो मजा लेना खत्म हो जाएगा, तो हम लोग उनको ऐसे अकेला छोड़ सकते। कामू मन में सोचा कि वो लोग चले जाएंगे अगर वो लोग सेटिस्फाई हो जाएंगे, लेकिन आखिर क्यों? मुझे उसकी याद आ रही है और वो ग्रेशन को याद कर रहा होता है। इसको नहीं पता कि ग्रेशन एक ड्रैगन है। और डेमियन कहता सर आप ठीक तो हो ना? कामू कहता कुछ नहीं, तुम बात करते रहो। डेमियन कहता कि आखिर आप उस मीटियर से कैसे निपटने वाले हो, और जो मीटियर हमारे शहरों पर गिरने वाले।
कामू कहता आखिर हम कर ही क्या सकते हैं, हम बस लोगों को वहां से भगा सकते हैं। और वो लड़की कहती क्या आपने कैरारेन सिटी को भी इसीलिए वहां से जाने के लिए कहा था क्या? कामू कहता कि हाँ, हमें इसको डिफेंड करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अब वो एक रणभूमि भी बन चुकी है साथ ही में, और वो जगह भी मीटियोर से इफेक्ट होगी वैसे भी, और हमें यहाँ से जल्द बयान फोर्ट्रेस से भी मतलब किले को छोड़कर जाना होगा, तो प्लीज सभी लोग चलते हैं। और वो मन में सोचा ये सब कुछ उन बास्टार्ड के कारण हुआ, और उनके दिमाग में ये लड़ाई जल्दी खत्म करने का विचार आता ही नहीं वरना। और हम देखते हैं कि हमें बताया जाता है कि जो ड्यूक ग्रोचेस जो कि एम्परर का एक राइट हैंड मैन है, उसके अनुसार कि ये लोग लड़ाई जल्दी खत्म नहीं करना चाहते थे काराटूस के साथ में, और इसलिए उन्होंने मार्किस डेरियन को भेजा था। और मार्किस डेरियन बस ऐसे छोटी मोटी लड़ाई करता था, लोगों को मारना और फिर टेलीपोर्ट कर उनको भगा देना है गोरिल्ला वॉर्स। लेकिन जब जूलियन ऑर्डर लोपे लेंस यहाँ पर आया लीड करते हुए, तो उन लोगों ने बाद में सारे दूसरे लोगों को मारना शुरू किया। और लेकिन जो मार्किस था वो भी यही चाहता था, क्योंकि ये जो इलाका है बहुत ही ज्यादा खुला था, और केरानोसा की जो जगह एकदम खुली थी, यहाँ पर छुपने की कोई जगह नहीं थी। और जैसे सिल्वर क्रॉस नाइट को यहाँ पर आगे बढ़ने का ऑर्डर दिया गया, तो इसने कैराटूस की आर्मी को डिस्ट्रॉय करना शुरू किया। और जो साथी वगैरह आए थे डार्क वगैरह, तो ये बहुत ही ज्यादा देर से आए थे, तो इनका एक तरह का लॉस ही था। लेकिन अचानक से उसी समय बहुत ही ज्यादा साथी लोग आ गए थे मिरान एलायंस से, और करुमा के भी कुछ लोग आए थे जो कि मर्सिनरी के रूप में थे, और टोटल मिला के 1 लाख सिपाही हो चुके थे। और इतना काफी है कि वो लोग इस लड़ाई को पूरा उल्टा कर सकते थे। और आगे हम अभी का सीन देखते हैं जहाँ पर कि ड्रैगन बोलता है कि हाँ, और उन लोगों ने सच में यहाँ पर काफी ज्यादा तबाही मचा रखी। नहीं, डार्क कहता कि भले ही उनका सप्लाई सिचुएशन बेकार था, लेकिन सच में उन लोगों को ये गोरिल्ला लड़ाई लड़नी पड़ी, और ये सारी चीजें करने का कोई तरीका नहीं हुआ, और ये तो उनका आखिरी रिसोर्ट होना चाहिए था। नहीं, ड्रैगन कहता कि वेल यही तो प्रॉब्लम है ना, ये बस कैराटूस के साथ में लिमिटेड नहीं है, और मैं कभी भी समझ नहीं पाया कि आखिर हॉबिट्स मतलब कि इंसान इतने दुश्मन बनाएंगे क्यों और फालतू की लड़ाई क्यों करेंगे। डार्क कहता शायद ऐसा इसलिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा लालची है। ड्रैगन कहता बहुत ज्यादा लालची है, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, और आखिर क्या हुआ, और मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, आखिर तुमने अभी क्या कहा। और डार्क उस ड्रैगन को देखते हुए कहता है 1 मिनट, और वो मन में सोचा आखिर क्या हो रहा है, मैंने पक्का उसके चेहरे पर लालच देखा था यार। आगे डार्क कहता चलो देखते हैं, और क्या यहाँ पर जहाँ पर तुम रहते थे वहां पर कोई ड्रैगन के रहने की जगह थी? तो ड्रैगन कहता नहीं, और मेलेंटेरियो माउंटेन रेंज ये बहुत ही लंबे समय से मेरी अकेले की थी, और इसीलिए दूसरे जो ड्रैगन है जो कि सभी लोग मुझे मेलेंटेरियो माउंटेन रेंज का रूलर बुलाते हैं। डार्क कहता कि हाँ, और ये तो दूसरे ड्रैगन्स ने तुम्हें निकनेम दिया है, लेकिन जो ये माउंटेन रेंज है ये तो बहुत बड़ा एरिया है, तो आखिर तुम अकेले क्यों रहते हो? ड्रैगन कहता आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, क्यों? और वहाँ का मौसम बहुत ज्यादा अच्छा है। डार्क कहता क्या तुमने दूसरे लोगों को इस पहाड़ के अंदर आने से रोका था? ड्रैगन कहता क्या, और मैं इतना छोटे दिमाग वाला ड्रैगन नहीं, और मैं तो बहुत ज्यादा खुश होऊंगा अगर मेरा कोई पड़ोसी रहे। लेकिन अजीब बात है कि जो गोल्ड ड्रैगन प्रजाति है, मेरे गोल्ड ड्रैगन प्रजाति किसी दूसरे ड्रैगन की प्रजाति के साथ में फिट ही नहीं हो पाती। और हम देखते हैं कि ऊपर से कोई जैसे जाते हुए बोलता है कि अरे यार ये वापस वही गोल्ड ड्रैगन, और हमारा तो नसीब ही खराब था। और वो ड्रैगन कहता शायद इसलिए क्योंकि उन लोगों की समझदारी बहुत ज्यादा कम है हमारे गोल्ड ड्रैगन के कंपैरिजन में, और इसीलिए वो लोग हमारे साथ में रह ही नहीं पाते थे, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा छोटा लगता होगा। डार्क कहता है कि हाँ, और लगता है कि कोई जाते हुए तुम पर जैसे थूक कर जा रहा हो। और वो कहता वेल चलो, और एक बार के लिए अंदाजा लगाते और ऐसे सोचते हैं कि एक ड्रैगन की गुफा तुम्हारे पास में है। वो ड्रैगन कहता हाँ ठीक है, लेकिन आखिर तुम कहना क्या चाहते हो कि ये बस अंदाजे से? डार्क कहता है कि जब तुम उस गुफा में जाते हो तो ये तुम्हारे खुद की गुफा से बहुत ही ज्यादा अच्छी और एकदम बेहतर होती है, तो आखिर तुम तब क्या करोगे? तो ड्रैगन कहता मैं कुछ पक्का कह नहीं सकता यार, मैं कुछ ड्वार्फ को पकड़ूंगा और उनसे कहूंगा कि मुझे उससे भी बेहतर गुफा बना कर दे। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी यही खत्म। बोलता है कि अगर तुम्हारे पास में एक गुफा है ड्रैगन की और वो बहुत ही ज्यादा तुम्हारी गुफा से भी अच्छी है, तो तुम क्या करोगे? तो ड्रैगन कहता है कि मैं कुछ कह नहीं सकता, और मैं कुछ ड्वार्फ को पकड़ूंगा और उनसे कहूंगा कि वो लोग मेरी गुफा को भी उस गुफा से ज्यादा बेहतर बनाए। डार्क कहता है 1 मिनट, और क्या तुम उस ड्रैगन को मारकर उसकी गुफा पर कब्जा करने के बारे में नहीं सोचते? तो ड्रैगन कहता हाँ, आखिर तुम बोल रहे हो कि मैं दूसरे ड्रैगन से बस एक गुफा के लिए लड़ूंगा, और आखिर मैं ऐसा क्यों करूंगा, जबकि ये ज्यादा आसान है कि मैं कुछ ड्वार्फ को पकड़कर पीट कर उनसे काम करवा लूं। और ड्रैगन्स को फर्क नहीं पड़ता है उनकी गुफा बड़ी हो या छोटी, और इसीलिए तो ज्यादातर जो ड्रैगन होते हैं वो बस छोटी सी गुफा में ही रहते हैं। और डार्क कहता हाँ, मुझे लगता है कि मैं इनके घरों को एक एग्जाम्पल के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकता। डार्क कहता आखिर सोने का क्या, और अगर दूसरे ड्रैगन की वो गुफा है उसके अंदर बहुत तुमसे भी ज्यादा सोना हुआ, तो आखिर क्या तुम उनसे लेना नहीं चाहोगे? ड्रैगन कहता कि मैं आसानी से कुछ ड्वार्फ को पीट सकता हूँ, तो आखिर मैं दूसरे ड्रैगन से सोने के लिए क्यों लड़ूंगा? डार्क मन में सोचता लगता है कि इस तरह से तो ये लोग ड्वार्फ के बिना तो मारे ही जाएंगे यार। और डार्क कहता है ये सब कुछ ड्वार्फ के कारण, क्योंकि वो ड्रैगन से कमजोर है, राइट? और क्या होगा कि अगर दूसरी जो प्रजातियां है जो कि ड्रैगन से भी ताकतवर हो, तो आप एक ड्रैगन से लड़ना शुरू नहीं करोगे जो कि आपसे कमजोर होगा, क्योंकि ड्वार्फ अब आपसे ताकतवर हो गए। तो ड्रैगन कहता हाँ, मुझे लगता है कि मैं समझ रहा हूँ तुम क्या बोलना चाहते हो, लेकिन ये ज्यादा बेवकूफी वाला नहीं होगा। और अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती तो सारे ड्रैगन को एक होना चाहिए और पूरी प्रजाति के रूप में सामने वाले से लड़ना चाहिए, लेकिन इंसान और वो लोग तो बस आपस में ही लड़ते, भले इतने कमजोर ही क्यों ना हो।
डार्क कहता है कि बहुत सारे कारण है, और लालच बस किसी चीज में ही नहीं होती, लेकिन साथ ही में ताकत, रेप्यूटेशन और अलग अलग चीजों में भी होती है। ड्रैगन कहता है कि मैं ये सब नहीं समझता, और अगर सच में इतनी ज्यादा फालतू प्रजाति होती जो कि आपस में लड़ना चाहती थी और इतने सारे कारण बनाकर, तो वो लोग काफी लंबे समय पहले ही खत्म हो चुके होते। और इसी तरह से तो प्रकृति का नियम काम करता है। और वो कहता है लेकिन बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग चीज, और वो बोलते हुए चुप हो जाता है। डार्क कहता है पिताजी क्या हुआ? और ड्रैगन को वो उस नई डाइट की बात याद आती है कि प्योरीफाई और प्योरिफिकेशन का समय आ चुका है, और सारे इंसानों को हमें उनके नंबर्स को कम करना होगा। और अभी ड्रैगन सोच रहा होता है कि प्रकृति का नियम, हाँ। और हम कहीं और का सीन देखते हैं जहाँ पर कि चेरी जा रहा होता है, और अचानक से उसके पीछे एक ब्लू ड्रैगन उड़ते हुए आता है। चेरी कहता हाँ, तो क्या ये तुम्हारा असली फॉर्म है ग्रेशियन? और हम देखते हैं कि ग्रेशियन कहता तुम्हें क्या लगता है मेरा पहले वाला फॉर्म नकली था चेरी? और वह वापस अपने इंसानी फॉर्म में आने लगता है, और चेरी सामने देखता है, और ग्रेशियन कहता है कि ये दोनों ही मेरे असली ही रूप है। और चेरी कहता है कि कैरेडियन, और मतलब कि या फिर मैं तुम्हें उस नाम से बुलाऊं जो तुम्हारा असली ड्रैगन नाम है। तो ग्रेशियन कहता है कि चलेगा, तुम मुझे ग्रेशियन ही बुला सकते हो, क्योंकि मैं उस नाम से बिल्कुल मना नहीं करूंगा जिससे मैं इतने साल जिया हूँ। और चेरी कहता है यह तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं यहाँ पर ग्रेशियन को ढूंढने के लिए आया हूँ, ना कि कैरेडियन को। और एक शराब की बोतल उसकी तरफ फेंकता है। ग्रेशियन कहता है शराब? और क्या तुम भूल गए क्या? और मुझे सच में शराब पसंद नहीं है, और मुझे शक है कि तुम यहाँ पर भूतकाल की बातें करने के लिए आए हो। तो चेरी कहता लिसा मर चुकी, और थोड़ी देर के लिए सन्नाटा हो जाता है। और ग्रेशियन कहता ओ ऐसी बात है, और इसी के साथ में वो शराब पीता, और कहता अंत में इंसान अब तबाही की ओर जाने लगे, हाँ। और इसी के साथ में वो शराब की बोतल को छोड़ देता है और वो फूट जाती है। चेरी कहता हाँ, इंसान तबाही की ओर जा रहे मतलब? तो ग्रेशियन कहता कि हाँ, और वो ऊपर की तरफ इशारा करता है और कहता कि ये देखो, और ये है तबाही। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि ऊपर से बहुत सारे तारे गिर रहे होते हैं, और हम कोरिंथ के कैपिटल कोरिंथिया का सीन देखते हैं, जहां पर कि कुछ मैजिक टावर के अंदर से बीम्स निकलती है और एक शील्ड बन जाती है। और ऊपर से जब मीटियोर्स गिर रहे होते तो वो उन शील्ड से टकराती है, और एक बार के लिए वो उससे रुक जाते कुछ मीटियोर्स। चेरी कहता कि जो मैजिक सर्कल तुमने सेटअप किए थे वो एक्टिवेट हो चुके हैं। और ग्रेशियन कहता कि वेल, और हम देखते कि तभी साइड में एक तारा गिरता है, और जब वो गिरता है तो जो मैजिक सर्कल होता है वो टूटने लग जाता है, और इसी के साथ में सारे टावर भी नीचे गिर जाते हैं भूकंप के कारण, और सारी शील्ड भी हट जाती है। और जो दो मीटियोर अंदर जाते हैं वो पूरे शहर को ही तबाह करने लग जाते हैं, और एक और ऊपर से मीटियोर आकर गिरता है और वो पूरा शहर खत्म हो जाता है। और चेरी वो सब देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। ग्रेशियन कहता सबसे पहले बार में ये कोई ऐसी चीज नहीं जो कि एक जादू जिसको कि ऐसे मैंने इंस्टॉल करके लगाया गया वो रोक पाएगा। और हम देखते हैं कि कोरिंथ की अभी कैपिटल कोरिंथिया पूरी तबाह हो चुकी है। चेरी कहता है कि ये एम्पायर का दिल है जो कि हमने फाउंड किया था, और क्या तुम्हें कुछ नहीं लग रहा? ग्रेशियन कहता बिल्कुल नहीं, और ये एक ऐसा शहर है जिसको कि बनाने के लिए मैंने अपनी सारी चीजें उसमें डाल दी थी। और चेरी कहता तो आखिर क्यों? ग्रेशियन कहता कि मैं इसकी हमेशा रक्षा नहीं कर सकता, और यहाँ पर और कोई चीजें नहीं जो कि हमेशा जिंदगी भर के लिए सेम रहेगी, और अगर हम लोग ये चीजें नहीं समझेंगे तो हमें बस पछताना ही रहेगा। और मैं तुमसे पूछता हूँ चेरी वेनेल्सियाड, और क्या ये उनका देश है या फिर तुम्हारा? और चेरी थोड़ी देर के लिए शांत बैठ जाता है, और हमें अलग अलग जगहों के सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर कि सूट, वेलेंसियाड और कैरारेन अलग अलग जगह पर मीटियोर गिर रहे होते हैं। और कैरारेन जो कि कैराटूस की पहले वाली कैपिटल होती है, और वहाँ पर भी तारा गिर रहा होता है। डार्क वो देखता है, और वो अपने टाइटन के अंदर होता है, और हम थोड़ा फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर कि रूबिन्स्की कहता प्लीज, और कैरारेन हमारे कैराटूस का पहले वाली राजधानी है, और मैं इसको इस तरह से तबाह होते हुए नहीं देख सकता। और ड्रैगन बोलता है कि ये तुम्हारे इंसानों के बीच का मामला है, और इसमें ड्रैगन और बीच में नहीं पड़ने वाले। और हम देखते हैं कि वो रॉबिन्सकी कहता सर, और डार्क की तरफ देखने लगता है। ड्रैगन कह रहा मेरा जवाब भी सेम ही रहेगा, भले मेरा बेटा ये रिक्वेस्ट करे, और मेरी बात पत्थर की लकीर है। डार्क कहता ठीक है मैं समझ गया, और ऐसा तो है नहीं कि मैं ये चीजें समझ नहीं सकता यार। और हम देखते हैं कि अभी डार्क उसके टाइटन में उतर कहता चलो, और अब शुरू करते हैं। टाइटन भी कहता है मैं तुम्हें दिखाऊंगा आखिर मैं किस काबिल हूँ। और इसी के साथ में वो ट्रांसेंडेंट स्वॉर्ड आर्ट इस्तेमाल करता है, जिससे कि उसका माना अपनी तलवार में आने लगता है, और इसका नाम होता है इल्यूजनरी स्वॉर्ड। और इसी के साथ में दूसरे जो लोग देख रहे होते हैं, एक बंदा कहता है एक मिनट, और उसने अपने माना स्वॉर्ड को ऐसे ही बना लिया, और दूसरे लोग वो सुनते रह जाते हैं। और कैप्टन कहता है ये कितनी ज्यादा इनक्रेडिबल टेक्निक है यार। और हम देखते हैं कि उसकी तलवार काफी ज्यादा खतरनाक और लाल दिख रही होती है। और इसी के साथ में डार्क एक और हमला करता है और कहता है पियर्सिंग फोर्स, और उसकी तलवार बहुत ज्यादा जैसे लंबी हो गई हो। और वो लोग कहते हैं वाह ये तो और भी ज्यादा खतरनाक है। और हम देखते हैं कि सीधा हमला उस तारे की तरफ जा रहा होता है, और डार्क को देख रहा होता है। और हम देखते हैं कि जो डार्क का हमला होता है वो उस तारे से टकराता है, लेकिन कुछ ज्यादा असर नहीं होता। डार्क कहता है यार ये कुछ ज्यादा दूर है क्या, और चलो एक बार वापस करते हैं। और टाइटन भी कहता है कि हाँ बिल्कुल। ड्रैगन कहता है कि बहुत देर हो चुकी है मेरे बेटे, और एक बार मीटियोर उसके एटमॉस्फेयर में आ जाए तो यहाँ तक कि साउंड भी उसके करीब नहीं पहुंच सकता। और डार्क देखता रह जाता है, और वो पूरी शहर ही तबाह हो जाती है उस मीटियोर के कारण। और हम बयान के एक किले का सीन देखते हैं जहाँ पर कि कामू, डेमियन और वो लड़की होते हैं,
और कामू कहता है कि ये जैकरेन का किला यहाँ से खत्म हो जाएगा यार। और हम देखते हैं कि जब मीटियोर गिर रहा होता है तभी वो लोग देखते हैं और कुछ लाल कलर की एनर्जी उस तरफ आने लगती है और वो मीटियोर को लगती है और सभी लोग देखते रह जाते हैं। और कामू कहता है आखिर वो क्या था और अभी भी हुआ क्या। और वो देखता है कि और कहता है 1 मिनट, मीटियोर वो गायब हो गया। और हम देखते हैं कि कहीं और का सीन जहाँ पर कि बेमेरिड वो देखते हुए कहते हैं कि 1 मिनट, और क्या यही वो लोकेशन है जहाँ पर कि हमारी वो रहने की जगह वो उसको डैमेज हो जाएगी। हाँ, और भले कुछ भी हो लेकिन ये काफी ज्यादा अजीब रिएक्शन है पिताजी। और हम देखते हैं किसी ड्रैगन की आंखें खुलती है और कहता आखिर ये कौन है जिसने की मेरे ऊपर एक मीटियोर गिराने की जरूरत की, मैं महान ब्रोमेंस के इलाके पर। और ब्रोमेंस वही जिसके बारे में वो गोल्ड ड्रैगन बोलता रहता है ना कि हमारी दोस्ती की निशानी वही। और हम देखते हैं कि अभी वो कामू वो सब देख रहा होता है, कहता है 1 मिनट, वहां पर एक ड्रैगन की रहने की जगह है। दूसरे लोग कहते सॉरी, कामू कहता है कि मैं पक्का कह सकता हूँ कि उस जगह पर एक ड्रैगन की गुफा थी और सारे वेवरन राइडर को इकट्ठा करो और हमें जल्द से जल्द ड्रैगन के पास में जाना होगा। डेमियन कहता सॉरी अभी। कामू कहता है कि हाँ, और वो उसका गुस्सा हम पर निकालेगा। और अब जब कोरेंटिया ऐसे तबाह हो रहा है तो अगर हमारा दूसरा कैपिटल भी खत्म हो गया ड्रैगन के द्वारा तो हम पूरे खत्म हो जाएंगे। डेमियन कहता लेकिन फिर भी, और वेवरन वहां पर ड्रैगन के इलाके में जाने के लिए तैयार भी होंगे और वो ऑलरेडी उनको कंट्रोल करना मुश्किल है। कामू कहता है कि हमें जल्द से जल्द वहां पर जाना होगा। और वो लड़की कहती क्या तुम दोनों कुछ भूल गए क्या। और डेमियन कहता क्या भूल गए। और कामू भी कहता है कि अभी जल्दी अर्जेंट ना हो तो हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। और वो लड़की थोड़ी देर के लिए रुक जाती है और कहते हैं हाँ, और लगता है कि तुम लोगों ने मुझे कुछ ज्यादा ही कम समझ लिया। और इसी के साथ में वो अपना पंखा खोलती है और कहती है चलो बाहर आ जाओ। और इसी के साथ में वो कहते हैं सेलेस्टियन। और हम देखते हैं कि विंड स्पिरिट होती है। कामू मन में सोता सेलेस्टियन और ये सबसे हाई लेवल की विंड स्पिरिट है। डेमियन कहते हैं कि वाह। और कामू मन में सोता क्या ये लड़की जीरेन इतनी ताकतवर थी। और हम देखते हैं कि वो स्पिरिट कहते आखिर तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। तो वो लड़की कहती कि वहां पर एक ड्रैगन की गुफा है और हमें वहां पर लेकर चलो। स्पिरिट कहती ठीक है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी यही खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं डेली इसी वीडियोस लाता रहता हूँ।